मतलब स्टेट ने कुछ लोगों को उठाया हुआ है जो मिसिंग है, ये लोग जाके टीवी पे बोलते थे ये इंडिया में पाए गए। बताओ यार, आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? हर रिपोर्टर का ना सबसे पहले सोर्स मालूम किया जाता है कि तुमने खबर कहाँ से दी है। आपने टिकर भी चलाना है तो आपने इसके भी पैसे देने। टिकर चलाने के? हाँ ना, मतलब अगर कोई कहीं मर गया है उसका न्यूज़ का टिकर पैसे से चलेगा? इतना पैसा कमाते हो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, खुदा के वास्ते एक माइक्रोफोन लेके दे दो अदील भाई को। इतनी अच्छी पॉडकास्ट होती है, जूम पर जो है वो मज़ा ही नहीं आता। तो हमने सोचा क्यों माइक्रोफोन इनको ख़रीद के दें, अपने पैसों से इनको माइक्रोफोन दूँ। बोला अदील भाई कराची आ जाएं। पूरी रात जाग कर आज कराची पहुँच चुके हैं अदील, अफजल, शाहकार, अदाकार, कंटेंट क्रिएटर। कैसे हैं सर आप? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई थिंक दिस टाइम कराची हैज़ रिसीव्ड मी रियली वेल। बड़ा अच्छा इस टाइम आपने रिसीव किया तो रिसेप्शन बहुत अच्छा मिला है। डिपार्चर इतना अच्छा नहीं था, उसमें थोड़ी सी ख्वारी हो गई, लेकिन ये है कि अराइवल बहुत अच्छा था, मौसम भी अच्छा था। देखो मैं कराची आया हूँ, यही होता है सर, डिपार्चर करने के लिए ख्वारी होती है पर मोमेंट ऑफ अराइवल पे ना आपको होता है इट्स वर्थ इट। ये जो मैंने 3 महीने इसको फूल लेके दिए ना अभी फ्लाइट को, तो वर्थ इट हो जाता है। नहीं बहुत, मुझे वैसे भी, हालांकि ये मौसम नहीं है कराची आने का। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी समर्स हैं और ये वो, लेकिन मैं लकीली ऐसा है, मैं इससे पहले भी लास्ट ईयर जब आया था जून था, ठंडी हवाएं चल रही थी। सर आप लाहौर से आए हैं इसीलिए आपको ठंडी लग रही है, मतलब हमें तो, मैं तो गर्मी से मर रहा हूँ यार, लेकिन मुझे फिर भी स्टिल बेहतर मौसम लगा है कराची का। हो गया है, गर्मी है, मैं ये नहीं कहता कि गर्मी नहीं है, लेकिन लाहौर से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। नहीं सारी बात है, कंपैरिजन वाली बात है ना कि आपको ठंडी लग रही है, हमें तो वो अच्छा चले। हमने इंसान को तो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, इंसान का नाम नहीं लेते। अनफॉर्चुनेटली हमारी सबसे जो वायरल होनी थी पॉडकास्ट वो ऑडियो इश्यूज़ के नज़र हो गई। तो इंसान को ना ज़रा, इंसान से हट के अगर हम एक मैक्रो व्यू लें कि जो न्यूज़ चैनल्स का मॉडल है, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल में काम भी कर चुके हैं, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, साहिल को बुलाओ, खलील को बुलाओ, गालियाँ, ये वो, वायरलिटी, सक्सेसफुल, राइट। एंड अभी वो हमारे ग्रुप पे आया भी था कि एक नया शो भी आ रहा है अपेरेंटली, द मैसेज विद साहिल अदी। तो अगर तो ये एक मार्केटिंग स्टंट था, अभी हमें पता नहीं है, लोग कह रहे हैं था नहीं, ये जो मॉडल है न्यूज़ फॉर सेंसेशनलिज्म, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार आई थिंक पर्सनली मुझे ये लगता है, जब मुझे मेरे अंदर बहुत एंगर भी बढ़ जाता है ना, तो मुझे ये लगता है कि हमने जब भी ब्लेम करना होता है, तो अब मुझे लगता है कि मुल्ला भी एक आसान टारगेट है। मुल्ला आसान टारगेट है इस मुल्क में? हाँ, कि मतलब एक आप आम कॉन्वर्सेशन में कह तो सकते ना, यार बस मुल्ला ने ना हमें बेड़ा गर्क कर दिया, या फ़ौज इस मुल्क को खा के चली गई, एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं है। तो हम बड़े कोई 2-3 कैरेक्टर्स और करते 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 इन दी एंड इंडिविजुअल्स पे ले आते हैं कि बस फलां ने किया। वो ज़िया का दौर अच्छा नहीं था, वो मुशर्रफ का दौर, मतलब एक एक बंदे पे ले आते हैं, जो किसी हद तक ठीक भी है। बट जो लोग आसान भी होता है ना, एक एक बंदे आसान होता है, जो लोग 4 बंदे आ गए तो मुश्किल है। जो लोग उनके आलाकार बन रहे हैं, आलाकार बनने से मुराद ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे फ़ौज ने मोटरवे बनाई है और मोटरवे पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप भी फ़ौज के हामी, उसकी हर पॉलिसी के हामी होंगे, ऐसे नहीं होता। लोग हमें ये भी कह देते ना कि फिर तो ये भी ना करो भाई। सर अगर मैं, सॉरी क्योंकि मुझे ये बहुत तनकीद आती है, तो आपने एक मेरी दुखती रग लगा दी। ये हमारे ही DGSP आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है हमसे तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद इंसान है माशाल्लाह। वो सोच के ही उन्होंने कहा होगा, उन्होंने बोला कि आप फ़ौज की तनकीद करते हैं फिर CMH में आके इलाज कराते हैं। सर छोटा सा सवाल ये था कि अच्छा हस्पताल सिर्फ CMH क्यों है? और दूसरा CMH अगर सारी रिसोर्सेज आपके पास होंगी, अगर आप कहेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप हमें बोला, सर हेलीकॉप्टर आपके पास है ना। तो सवाल ये उठता है कि जो सिविलियन इदारे हैं, जो नॉन मिलिट्री एरियाज़ हैं, वो क्यों कचरा कुंडी बने हुए हैं, और आप लैंड एक्वायर करके DHA अच्छे बना रहे हैं, CMH अच्छे बना रहे हैं। तो यू कांट ब्लेम द इंडिविजुअल कि तुम CMH जा रहे हो या DHA में रह रहे हो। ये जो सोसाइटी का इम्बैलेंस है उसकी तरफ बात होती है ना। और दूसरा ये कि आपने थोड़ी सी डिवीज़न भी रखनी है। मिसाल के तौर पे मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई मैं ना रियासत पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिसी से अग्री नहीं करता, ठीक है, लेकिन मेरे पास ID कार्ड तो पाकिस्तान का ही है ना। अदिल भाई मुझे बताऊँ आपकी अक्लमंदी क्या है? आप जब मेरे साथ पॉडकास्ट करते हैं ना, अगले हफ्ते आप कनाडा जा रहे होते हैं तो आप तो ये बातें करके निकल जाते हैं,
लास्ट टाइम भी जब मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया उसके 2-3 दिन बाद आप शार्ट थे। नहीं, मैंने वापस भी आना है। अच्छा, हाँ, तब तक मामला खत्म हो जाता है। मैंने वापस भी आना है, बट मैं वैसे करूँ ना, मैं रियासत पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिसी से अग्री नहीं करता, क्योंकि वो पॉलिसीज़ पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं वोट देना तो क्या मतलब, उनको शायद मैं सलाम करना भी पसंद ना करूँ, लेकिन वो इलेक्ट होके आते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो एक पॉलिसी बनाते हैं। जिनको सलाम नहीं कर सकते वो तो पार्लियामेंट में भी आने की उनको इजाज़त नहीं है। बहुत सारे ऐसे ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मुझसे कहेंगे यार आपने आईडी कार्ड क्यों बनाया हुआ है, या आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा चलें, आप मुझे कोई और पासपोर्ट अलाउ कर दें तो मैं उस पर ट्रैवल कर लूँगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं तो इसी रीजन का हूँ ना, तो रीजन और रिजीम को थोड़ा सा फ़र्क करना। इसी तरीके से किसी का आला कार जब हम कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसके साथ बैठ के खाना खाया, या उसने उसके साथ बैठ के, अगेन मिसाल के तौर पे कल ह्यूमन राइट्स के लिए कोई भी खड़ा हो जाएगा तो मैं उसका साथ दे दूंगा, तो आप बोलेंगे यार आप उसके आला कार हो। आला कार का मतलब होता है जब आप किसी के एजेंडा को लेके चलते हैं, जब आप किसी के प्रोपेगेंडा को लेके चलते हैं, नैरेटिव को लेके चलते हैं, और उस नैरेटिव और उस एजेंडा से बेनिफिशियरी भी होते हैं, ठीक है। इस शख्स में और दूसरे शख्स में फ़र्क होता है। ये हमें थोड़ा सा जो है ना सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। अब मीडिया जो है हमारे मुल्क में, एक घटिया जोक कर सकता हूँ करते हैं आप? पहली दफ़ा किसी इजाज़त मांगी है। हाँ। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़र्क करने की ज़रूरत है और क्लियरली बताएं ना, मतलब स्कैम ना करें। मैंने भी एक रिश्ता आंटी को बोला था कि यार ग्रीन कार्ड होना चाहिए लड़की के पास, उन्होंने लड़की से मिलवाया, CNIC था उसके पास। बताएं यार, मैंने ये क्या बोलते हैं ग्रीन है ये, मैंने यार ये इस तरह के घटिया मजाक तो मेरे साथ ना करें ना आप यार। ये ग्रीन कार्ड तो थोड़े से पैसों पे कोई भी पाकिस्तान में बनवा लेता है, ठीक है। बताओ यार, तो इसकी ये बिल्कुल ऐसा ही है। और एक कॉलम पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मैंने ये तो कंफ्यूजिंग है फिर। कौन से कॉलम में? बस छोड़ दे हमारे आईडी घर का एड्रेस, घर का एड्रेस, ठीक है। हमारे आईडी कार्ड के कई मशकूक कॉलम्स हैं। जी। तो जब हम मीडिया की बात करते हैं ना, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारे मुल्क में मीडिया हाउसेस इधर एंटरटेनमेंट और न्यूज़ काम कैसे करते हैं। मसलन जब हम कंटेंट देख रहे होते हैं ना, मेरी कई लोगों से बात हुई है, यार पाकिस्तान में वो कंटेंट नहीं बनता। मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में वो स्ट्रक्चर है, वो मैकेनिज़्म है। आप कहते हो हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं हैं, हमारे पास अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास अच्छी लाइट्स नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं बाद में। आपके पास सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है, एक मैकेनिज़्म है। और क्या आपकी सोसाइटी में आर्ट्स को लेके कोई थोड़ी सी तमीज़, कोई थोड़ी सी टॉलरेंस है, या अभी भी आप उनको अदरवाइज करते रहते हो कि यार ये तो आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना तमीज़दार लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मैं तो एक्सपेक्टेड था मिरासी कंजर से कम तो कुछ नहीं आएगा। मतलब आप इस तरह करते हो ना, ठीक है। बिल्कुल। तो जब आप इस तरीके से करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जी हम आपको बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन और मिर्ज़ापुर जैसा रिजल्ट दे दें। कैसे दे दें? गेम ऑफ थ्रोन जैसा रिजल्ट तो दे रहे हैं लोग। नहीं, कज़न नहीं थे, सॉरी कज़न नहीं थे, ठीक है। मैं टेक्निकली या नैरेटिव वाइज, फिक्शन वाइज बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे लोग, पहले तो बात है कि उस तरीके से एक्टिंग को और आर्ट को एज एजुकेशन या एज ए कोई सेक्रेड नहीं मैं कहता, लेकिन चलें एज अ सेपरेट डिसिप्लिन समझ के नहीं आते। सेक्रेड भी समझते हैं यार, मतलब वो उनके उसमें जो स्टेज भगवान है उसकी। नहीं, मैं अपने हमारे रीजन की बात करूँ ना, बिल्कुल नहीं करते आप, ठीक है। हम मिर्ज़ापुर बनाएंगे। उस दिन मैंने देखा कराची में किसी ने बनाया था मिर्ज़ापुर, डॉक्यूमेंट्री थी यार, बताओ। सॉरी अदिल भाई, ये रात के 3 बजे इस वक्त जो है ना इसी तरह के जोक्स आए। नहीं, एज ए सेक्रेड तो छोड़ें, आप उसको सेपरेट डिसिप्लिन भी नहीं समझते ना, आपको लगता है ये तो हॉबी टाइप है। अच्छा, ये तो हो गया आपके फिक्शन का हाल। ना तो आपके पास एक्टर ट्रेंड आ रहे हैं, ना आपके पास राइटर ट्रेंड आ रहे हैं, ना आपके पास प्रोड्यूसर उस मेंटालिटी के साथ बैठे हैं कि यार हमने एक इंडस्ट्री बनानी है। दिहाड़ीबाज वाला सीन नहीं है कि मैं इतने लगा लूँ, इतने कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये तो आपकी फिक्शन की प्रैक्टिस है। इस पे हम इन डिटेल बाद में आएंगे क्योंकि मैं ज़्यादा तो उससे इन्वॉल्व हूँ। प्रोडक्शन ज़्यादा तो इन प्रोड्यूसर्स का फोकस रिप्रोडक्शन पे होता है, जिस तरह की हरकतें करते हैं सर इनका पता नहीं कहाँ होता है, वहीं होता है। आप बिल्कुल सही पहचाने हैं ठीक है। आपने अगर घरों में ऑडिशन के लिए बुलाते हैं ये लोगों को, न्यूज़ झूठी बात है ये, नहीं मैं जानता हूँ वो होते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन हम इस तरह की डिबेट इसलिए नहीं करते, पहले ही बहुत बदनाम है ना यार वो। फिर नहीं, ये हमारा शोबा, ठीक है। तो फिर वो बिल्कुल ही उसमें लोग नहीं आएंगे अगर हम इस तरह की बातें ज़्यादा करेंगे। तो शोबे वालों का नहीं हक बनता कि ऐसी काली भेड़ों को लात मार के निकालें। इन लोगों के साथ आप ड्रामे, पूरी इंडस्ट्री को पता है ये लोग कौन है,
फिर आप उनके साथ काम भी करते हैं, फिर आप उनको सर भी बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं इनके मुंह से गालिब भी निकलता है। तो अगर इंडस्ट्री खुद बगैरतों को प्रोटेक्ट करेगी तो बाहर वालों को तो ना बोलो ना कि वो आपको बगैरत बोलते हैं यार। आई थिंक इसमें मैं थोड़ा सा आपसे ये कहूँगा कि जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है ना, इसने फिर भी थोड़ी सी गैरत दिखाई है कि अपने अंदर से 4 लोग निकाले ज़रूर हैं या उनको कॉल आउट ज़रूर किया है। हाल कमोबेश जुडिशरी, फौज, बैंकिंग हर जगह ऐसे ही है, बाहर तो बिल्कुल भी कोई नहीं पुकारता। दिल भाई कौन 4 हैं मुझे ज़रा बताएं। बट देखे ना, अगर मैं ये डिफेंड नहीं करूँगा, बैंक में ज़ाहिरी बातें कोई करता है वो सुअर का बच्चा है, कमीना है, जॉब नहीं जाती ना उसकी। नहीं जॉब्स जाती हैं, होते हैं केसेस, हर जगह केसेस होते हैं। आई एग्री विथ यू कि डिफेंड करते हैं, मैंने बड़ी कंपनीज में देखा है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं बट सेक्सुअल हरासमेंट केसेस पर डिफेंड करते हैं, राइट। आजकल एक लॉयर हैं, बड़ी बातें करते हैं, उनकी लाहौर की लॉ फर्म में जब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उन्होंने विक्टिम की ऐसी तैसी कर दी थी। अब वो वुमेन राइट्स पे कॉन्फ्रेंसेस पे बोल रहे होते हैं साहब, बट वो लोग वो नहीं है ना, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है ना, आप उनको एम्यूलेट नहीं कर रहे हैं ना। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो अगर औरत के बारे में कुछ बोलते हैं, दिखाते हैं, तो घर जाकर और लोग वही हरकतें उनको एम्यूलेट नहीं करते। तो मे बी दैट इन्फ्लुएंस मीन्स दैट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कॉल दीज पीपल आउट हु अदर्स सी एज रोल मॉडल्स। नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। अब हमने ये भी मान लिया कि जो मीडिया के लोग हैं ना, जो हमारे राइटर्स हैं वो रोल मॉडल हैं, या जो हमारे एक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रोल मॉडल हैं, ठीक है। अच्छा, कोई आर्टिस्ट बड़ा हो कैसे रहा है, ये भी तो पहले थोड़ा सा हमें बताएं। नीडो नहीं, नीडो से नहीं बड़ा हो रहा आर्टिस्ट ने काम किया, आपको उसके काम का कख नहीं पता, उसने आके एक शो के अंदर कोई खच मारी और उसके बाद सारे पाकिस्तान को उसका पता चल गया, और अब हर न्यूज़ चैनल या हर इदारा जो भी मीडिया से वाबस्ता है वो उसको बुला रहा है और साथ दानिश्वर लिखी जा रहा है। तो ये डेफिनेशंस भी तो कहीं सेट होनी चाहिए ना। आपका अपना स्केल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। मतलब ड्रामा लिखने से ठीक है, ड्रामा लिखे या फिल्म लिखे या कोई भी, मैं किसी एक पर्सनैलिटी को नहीं कॉल आउट करता, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ ही सारे वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो दानिश्वर हैं, स्कॉलर है, ठीक है, मतलब खुद से ना भाई स्कॉलर का मतलब होता है मतलब आपने कुछ तो बोला हो ना, कुछ तो लिखा हो, कोई स्कॉलरी वर्क किया हो ना, कोई चीज़ तो हो आपके हाथ में, आप कहते हैं यार ये मैंने किया। और बगैरती देखो खुद बोलते हैं मुझे स्कॉलर बोलो, नहीं मैं मुझे आप क्यों स्कॉलर बोल रहे हैं, हाय अल्लाह, अपनी मर्जी से ना। अभी एक एक्टर के साथ उन्होंने लिखा हुआ था दानिश्वर, मैंने क्यों लिखा है, उन्होंने बोला एक्टर ने खुद बताया। मैंने एक्टर को बोला यार कि यार आपने दानिश्वर बोलता है, मैंने दानिश नवाज बोला था, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से लिख दिया इन लोगों ने, बताओ। मैं खुद भी अक्सर औकात मजाक में कह देता हूँ कि मुझे भी दानिश्वर बोले, लेकिन अगेन इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। इन दी एंड आपकी बात है ना कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो ही बहुत डिफरेंट, क्या बिल्कुल ही रिडिकुलस है कि आप किसी शख्स को आया उसके काम की वजह से, उसके इंटेलेक्ट की वजह से, उसकी क्रिटिक की वजह से, मतलब आप उसको किस वजह से इंस्पायर कर रहे हैं, या आप उसको सिर्फ इस वजह से बुला रहे हैं या इस वजह से उससे बात कर रहे हैं कि यार ये अब सब बुला रहे हैं, मसाला मिलेगा। ठीक है। ये जो मसाला मिलेगा ना, इसकी पॉलिसी पे आते हैं। देखें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, न्यूज़ चैनल्स को मसाला बचाइए, मसाला बिल्कुल बेचें, रोया नहीं करें। जब इनको चपेट पड़ती है ना तो ये बकवास नहीं किया करें कि यार आज़ादी है सहाफ़त। आज़ादी है सहाफ़त कहाँ से फिर आ गई? मतलब सहाफ़त है ना। आप जब एग्जाम्पल कोर्स में देने चले जाते हैं तो आप वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दौर में, और वो जी कॉमरेड अखबार निकला करता था, पैसा अखबार निकला करता था, ज़मींदार अखबार निकला करता था, वो अखबार बंद हो जाया करते थे। बातें मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, औकात गुलिस्तान जौहर की, आदतें देखो इनकी यार। गुलिस्तान जौहर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, उससे बहुत नीचे की बात है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बातें मौलाना अली जौहर की, औकात दूसरे शौहर की। बताओ, ठीक है, बताओ, पहले शौहर भी नहीं आता। हाँ, तो आपने ये देखना है कि जब आप सहाफ़त कहते हैं, सहाफ़त, ठीक है ना, तो सहाफ़त है क्या? अगर आपकी सहाफ़त ये है कि आप ऑफिस में बैठे हुए और वो आप उस ऑफिस तक कैसे पहुंचे वो भी एक अलग कहानी है। आपको मोबाइल पे स्टोरी आती है, आप पब्लिश कर देते हैं। मैंने कोई 5-6 साल अखबार में काम किया, तो मुझे ना शुरू में बिल्कुल कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी। मिसाल के तौर पे मेरे पास बिल्कुल अर्ली डेज़ की आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे
एक्चुअली में जर्नलिज्म की सेंस नहीं थी, मुझे पता नहीं क्यों नौकरी मिल गई थी। तो मैंने खैर एक ख़बर आई मेरे पास कि एक खातून ने गुर्बत के हाथों ख़ुदकुशी कर ली, और उसकी 2-2.5 लाइन की खबर थी और डिटेल में था कि जी वो हामला भी थी। तो मैंने प्रेग्नेंट, तो मैंने ना ये खबर पढ़ी तो मुझे ना ऐसे थोड़ी सी ना फील हुआ कि यार ये हामला वाली इन्फॉर्मेशन ना इजाफी है, मतलब ये तो लोगों को और दुखी करेगी। तो मैंने ना वो काट दी और मैंने बस इतनी छोटी सी खबर बना दी कि फ़लाँ इलाके में गुर्बत के हाथों खातून ने ख़ुदकुशी कर ली, मरहूमा इतने बच्चों की माँ थी। ये मैंने खबर न्यूज़ एडिटर को दी। न्यूज़ एडिटर ने जब बाद में वो सारी खबरें आगे भेजे तो उसने ऐसे देखी, उसने कहा आपने सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो काट ही दी। और फिर सुर्खी बनी हामला खातून की गुर्बत के हाथों ख़ुदकुशी। किसी हद तक मुझे बाद में चले समझ आता है कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आवाम को ये पता चलना चाहिए कि यार वो तो प्रेग्नेंट थी, कि अगर वो प्रेगनेंसी में ख़ुदकुशी कर रही है ये और ज़्यादा दुखी बात है। इस तरह तो आप खबर को देख रहे हो ना, आप बहुत, आपके अंदर सेंसिटिविटी नाम की चीज़ है ही नहीं, थोड़े अरसे बाद रहती नहीं है। जो बैठे हुए लोग हैं, मसलन मैंने जब नया नया जर्नलिज्म शुरू किया था तो कुछ अरसे बाद मैंने एक अफसाना भी लिखा था, वो पब्लिश हुआ था और वो इसी बारे में था कि मैं जब आया था तो मैं बिल्कुल ठीक था और मुझे चीज़ें फील होती थी, हर्ट होता था, या मेरी बड़ी ना ओपिनियन थी बहुत सारे, और मैंने बहुत सारे कॉलमिस्ट को मैं पसंद भी करता था अनलेस आई जॉइन द फील्ड। फिर मैंने कहा अच्छा ये हैं वो कॉलमिस्ट, ये हैं वो तज्जियाकार, ये है इनका लेवल। और मुझे पिछले बहुत सारे अरसे से जो चीज़ तंग कर रही है ना वो ये कर रही है कि एक तो हम ना आम तबके कहते हो तुमने तो मुताला पाकिस्तान पढ़ी हुई है, ठीक है, तुमको तो पता ही कुछ नहीं। तो मैंने मुताला पाकिस्तान के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा था, मैंने प्रोग्रेसिव और ये। अब मुझे अफसोस होता है कि वो भी सारे सरफेस लेवल की बातें करके गए, क्योंकि अब जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा जो पाकिस्तान में उसके अल्टरनेटिव नैरेटिव था वो भी बहुत बेसिक था, उसमें वो डेप्थ नहीं थी। हमारे मुल्क में इतने न्यूज़ चैनल्स क्यों हैं? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, क्यों है? इजी है ना। नहीं, हमें इतनी न्यूज़ की ज़रूरत क्यों है? सर न्यूज़ चैनल न्यूज़ ही तो नहीं बनाते, न्यूज़ चैनल एंटरटेनमेंट चैनल है और सबसे आसान कंटेंट न्यूज़ है। कुछ चल रहा है, आपने वो कैमरा ले जाना है, ना आपने उसको लिखना है, ना आपने सोचना है, या आप 2 लोगों को बुला दें, वो आपस में लड़ लेंगे, आपकी रेटिंग्स आ जाएंगी। इससे आसान मॉडल क्या है दुनिया में? सर न्यूज़ चैनल्स का काम पाकिस्तान में पैसे कमाना नहीं होता, ये मेरी अपनी राय है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स उनके हैं जिनके ऑलरेडी पहले कोई बिजनेसेस हैं। जो अगर लेट्स से मलिक रियाज एक मीडिया चैनल लॉन्च कर रहा है तो वो पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि इन्फ्लुएंस आए मेरा। बट ये छोटे मोटे बाकी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए कर रहे हैं ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो बड़े चैनल्स हैं, अलीम खान ने चैनल ले लिया, बिग फिश जो हैं, आप मुझे किसी भी न्यूज़ चैनल का नाम ले लेते, मैं आपको उसका पुराना बिजनेस बता दूंगा। ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे ना। ये प्योर, ये ऐसे नहीं है कि द जर्नलिस्ट टर्न्ड इनटू बिजनेस, बिजनेसमैन टर्न्ड इनटू जर्नलिस्ट। उनसे आप पूछें भाई आपने न्यूज़ चैनल क्यों बनाया, वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान में रह ही नहीं सकते अगर हमारा अपना खुद का न्यूज़ चैनल ना हो, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, हमें कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है। उस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए आप एक न्यूज़ चैनल बनाते हैं। एक तो ये पाकिस्तान में एक अजीब सा स्ट्रक्चर है। दूसरा, ब्लैक मनी को वाइट करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। ठीक है, आप कैसे ब्लैक न्यूज़ चैनल में कैसे होता है? यार आप एक न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आया? सबसे पहले तो आपको ये डिक्लेयर करना है ना। हाँ, बट लाइक अगर लेट्स से आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, हाँ, वो ब्लैक मनी वाइट हो सकता है कि उस किसी को नहीं पता कितनी सेल हो रही है। न्यूज़ चैनल का कोई कैश तो नहीं आ रहा, वो कैसे ब्लैक मनी वाइट कर रहा है अपनी? दे डोंट टेक कैश फ्रॉम एनीबडी। हाँ, लेकिन जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो वो टैलेंट हायर कर रहे हैं, बहुत सारे और लोगों को हायर कर रहे हैं, उनको वो कैश में पे करते हैं। हाँ, बट ब्लैक मनी तो वाइट इस तरह होता है ना कि मैंने अगर लेट्स से मेरे पास है 50 लाख रुपए ब्लैक, मैं नीचे चाय का ढाबा खोल लूँ, मैं अपनी सेल दिखा दूँ रोज़ की लाख रुपए की हो रही है, वो 5,000 की, तो मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनी था वो वाइट हो जाता है ना। कैश में तो दुनिया अब सारी सिटियाँ कंपनीज कर रही होती हैं। ठीक है, ठीक है, मैं वो इनफॉर्मल इकॉनमी है, लेस ब्लैक, चलें, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग हाँ, नहीं है, money laundering लेकिन एक नहीं। इनफॉर्मल तो है ना। हाँ, इनफॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इतनी ज़्यादा बिजनेस की आपकी वो एंटिटीज़ बनी हुई हैं ये कि आपके मुंह में 40-50 न्यूज़ चैनल है। बताओ, बेकरी तक का तो न्यूज़ चैनल है यार, खुदा का खौफ करो यार।
नहीं, उस बेकरी का उससे पहले भी बहुत कुछ है वहाँ, सर बेकरी ना देखे और ना। क्या उसका रेस्टोरेंट है और बेकरी थी और अच्छा, क्या? वो मैं दूसरी एक और मैं बेकरी गौरमे की मिक्स, बात कर रहा हूँ, हाँ आप नहीं किसकी नहीं, बात कर मैं रहे वो डोसे की तरफ चला गया था। हैं? डोसा कौन है? दुनिया वाले का, मैं नहीं जानता उनकी यार। एक बेकरी डोसे भी। अच्छा नहीं, डोसे तो खाता हूँ मैं, मुझे तो पता भी नहीं। ठीक है, मैं तो GNN की बात कर रहा था जी यार। नहीं, तो वो भी बताओ। खैर, ये तो फिर भी बात क्या आए हुए लोग हैं ना जो पुराने पापी हैं, जो इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, इन ये अपने मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, सैलरी भी नहीं देते टाइम पे। सर सैलरी की तो बड़ी मज़ेदार टेक्निक है। सैलरी इस तरीके से देते हैं कि आपको हायर किया, हायर करने के बाद 2-1 महीने तो तनख्वाह दी ही नहीं ना, उसके बाद आपकी तनख्वाह हमने मांग के शुरू करवाई। फिर तनख्वाह ऐसे शुरू हुई कि जैसे लेट्स से आपको पहले महीने सैलरी आई 10 तारीख को, 2 महीने आपको 10 पे मिलती रही, आप ट्यून हो गए कि अच्छा हर महीने की 10 को सैलरी आती है। उसके बाद अचानक से जंप लगी, फिर सैलरी आई 20 को, फिर 1-2 महीने 20 पे आई, उसके बाद आपकी सैलरी आई 28 या 29 को। 6 महीने आपने काम किया, आपको पता चला वो आपका 1 महीना खा गए। ये तो बहुत अक्लमंदी है यार। ये तो लंबा गेम खेले। ठीक है, ये हमारे साथ हो चुका है। गुड यार। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी नया न्यूज़ चैनल जब आता है ना मार्केट में, तो वो क्या करता है कि वो दूसरे न्यूज़ चैनल से बंदे हायर कर लेता है, एक मैसिव क्राउड। और ये भी मैंने हमारे अपने खुद के साथ ही इंसिडेंट हो चुका है कि 3-4 न्यूज़पेपर के लोग एक न्यूज़पेपर के लिए आ गए, जमा हो गए, नया न्यूज़पेपर आ रहा था, तो वो अपनी अपनी जॉब छोड़ के आ गए क्योंकि वो अच्छी सैलरी दे रहा था। न्यूज़पेपर जिस दिन शुरू हुआ उसके 2 महीने बाद उसमें से आधे से ज़्यादा अमला फारिग हो गया और उनके पास अब कोई जॉब नहीं थी। यानी आपने किसी और का बिजनेस ख़राब करने के यार लिए, ये तो बहुत अक्लमंदी है दिल भाई। ये नहीं, मैं जेन्युइन क्रेडिट दूँ। अगर मैं कहूँ डॉन बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, मैं शुरू करूँ कॉर्न न्यूज़पेपर, डॉन के सारे लोगों को बोलूँ तुम्हारी सैलरी डबल है, वो आए 2 महीने में उनको तो देना यार उसके बाद वो बेरोजगार, तो जो मेरे खिलाफ लिख रहे थे लोग अब वो बेरोजगार है। यार ये अदिल भाई क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। हाँ, ये अच्छा गेम है। ये यही करते हैं। मेरे खुद के साथ ये हुआ था कि मैं उसमें दुनिया अखबार में था, तो वहाँ पे ना ग्रुप एडिटर एक ज़माने में थे आमिर मीर साहब, आमिर मीर के बड़े भाई, बाद में वज़ीर वगैरह भी रहे। तो आमिर मीर के साथ मेरी मुलाकात हुई, उनको पता चला अच्छा मैं बलूचिस्तान से हूँ, तो वो 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका कोई काम था, तो उन्होंने ना मुझे डायरेक्ट मोबाइल पे कॉल कर ली और कहा मेरे ऑफिस आ जाओ। अब वो ग्रुप टेलीफोन ना, वरना तो बलूचिस्तान वालों के लिए दूसरा मोबाइल नहीं मोबाइल आया था। मोबाइल पे, ठीक है। पहले अब ग्रुप एडिटर की जो कमरा होता है वो बाहर रिसेप्शनिस्ट होती है, आपने उससे पूछ के जाना होता है, तो बड़े प्रोटोकॉल्स होते थे। तो मुझे कॉल आती थी तो मैं सीधा चला जाता था। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि बाकी का सारा न्यूज़ रूम इस चीज़ को ना बहुत उस तरीके से देखता है कि ओह ये तो सीधा ग्रुप एडिटर के पास चला जाता है। ले जी, मैंने ना 10 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी कि मैं कोयटा जा रहा हूँ। तो मैं मैगजीन सेक्शन में था, तो हमारे जो एडिटर थे उन्होंने देखी, उन्होंने कहा आप तो ग्रुप एडिटर के यार हैं, आपकी एप्लीकेशन कौन रद्द कर सकता है। हाय हाय। मैंने कहा गुड। मैं छुट्टियों पे गया, पीछे से आमिर मीर साहब रिज़ाइन करके चले गए। अब जब मैं वापस आया ना, पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना मुझे याद है कि उस ऑफिस में मेरे बैठने के लिए चेयर नहीं थी। मैं रोज़ आता था और रोज़ जिसकी छुट्टी होती थी उसकी जगह मुझे बिठाया जाता था। चलिए शुक्र कोई छुट्टी कर लेता था रोज़, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ, जर्नलिज्म में रोज़ कोई ना कोई छुट्टी करता है। तो मैं एक दिन, तो बड़े जर्नलिस्ट हैं जो बैठ कर आए हैं इस तरह। एक दिन में नहीं, झूठ बात है। नहीं, मुझे नहीं पता सर अभी आप आज फूक फूक के कदम रख रहे हैं। एक साहब हैं जो वो बड़े उससे उनको लेकर आए थे कि मैं अब आप लोगों को पाकिस्तान, मुझे एक जनरल पाकिस्तान का एक वो एक्सेंट नहीं बना हुआ है स्टोरियाँ सुनाने का। ये बड़ा कोई यंग जर्नलिस्ट आया था और ये और वो कि हम बताएंगे आपको पाकिस्तान की अज़मतों के बारे में और पीटीआई की अज़मतों के बारे में। आज मैंने देखा कि वो बोल रहा था कि 9th में तो दुनिया भर में भी हो तो MI6 भी आपको नहीं बख्श देंगे। मैं हंसी रहा था कि यार ये इन लोगों ने पाले थे, ये फिर इन लोगों ने हीरो बनाए। आज यही कभी इस तरफ होते हैं कभी उस तरफ होते हैं, समझ में भी नहीं आता। तो बहुत लोग हैं जो गोदियों में आए हैं। आप नहीं बोले, मैं बोल देता हूँ। लेकिन ये बात पूरी पाकिस्तान की है ही नहीं, मैं तो इंडिया की बात करूँ, गोदी मीडिया की। आपको क्या लगा? नहीं हमारे यहाँ नहीं, अरे इंडिया की बात। हमारे यहाँ ना बिल्कुल और हिसाब है जी। हमारे यहाँ अगर आपने ये टिकर भी चलवाना है ना, मशहूर है ये बात जर्नलिज्म में, आपने टिकर भी चलाना है तो आपने इसके भी पैसे देने। टिकर चलाने के? हाँ ना, मतलब अगर कोई कहीं मर गया है उसका न्यूज़ का टिकर पैसे से चलेगा? भाई आपका अंदर एक बंदा बैठा होता है ना, उसको आप फ़ोन करते हो,
आप कहते हो जेनेटिक टिकर चलाते, मैं मजम्मत कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली जो भी ये जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं इनके आगे से PR वाले होते हैं, वो PR वाले मजम्मत की एक टिकर चलवा देते हैं। तो वो जो फ़ौरन बैठ के आपके लिए काम करता है वो अल्लाह वास्ते तो नहीं करता ना। अच्छा, जर्नलिज्म के अंदर हमारे मीडिया हाउसेस का जो मेन मसला है वो मसला ये है कि वहाँ अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं इनको चाहिए ये अपने सारे मुलाजमीन की सैलरीज़ को पब्लिश करें, ये बताएं कि ये फ़ी जर्नलिस्ट या फ़ी बंदा कितना पे करते हैं। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप उसकी सैलरी देखें और उसका लाइफस्टाइल देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बहुत सारे लोगों की बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन 15,000 में 20,000 रुपये में कोई शख्स करोला में कैसे फिर रहा है यार? तो साइड इनकम है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं जो लोअर लेवल पे लोग हैं वो भी ये कर रहे हैं, नॉट द बिग एंकर्स? भाई नहीं, एंकर्स की कमाई का तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है ना। वो तो लेवल ही, वो तो गेम ही और है। ठीक है, वो तो चैनल मालिकान उनको कहता है कि जाओ भाई खुद भी कमाओ और हमें भी ला के दो। वो बिल्कुल और गेम है। ये जो नीचे चेहलम की, ताज़ियत की, इस चीज़ की खबरें लगती हैं, इसके भी पैसे होते हैं। कितने पैसे? यार हमने तो भाई न्यूज़ एडिटर को और पेज मेकर को ना आपस में रात को हिसाब करते हुए भी देखे कि वो गिन रहे होते हैं। अबे यार, अभी मुझे एक और जर्नलिस्ट बता रही थी कि वो किसी जर्नलिस्ट के साथ काम कर रही थी। मतलब मैंने आंखों से लिफाफे आते देखे। मैं बोला रियली, लाइक मुझे लगा ऐसे जोक, एज अ मेटाफर यूज़ होता है कि लिफाफे आ रहे हैं, पैसे ट्रांसफ़र होते होंगे, कुछ होता होगा। नहीं, सामने पैसे देके सामने पैसे देके जाते हैं। माशाल्लाह। और इवन अखबारों के अपने अंदर, मुझे बाकियों का नहीं पता, जंग एक बड़ा अखबार है, उसका अपना एक अच्छा ऑडिट का सिस्टम मौजूद है जिसमें ये भी वॉच हो रहा होता है कि किस पार्टी को कितनी स्पेस मिल रही है। टीवी पर, पेपर की बात कर। अच्छा कि पेपर में लेट्स से अगर आपने लीड लगाई है, लीड के ऊपर सुपर लीड लगाई है, उसके नीचे 4 कॉलम खबर लगाई है, 3 कॉलम लगाई है, 2 कॉलम लगाई है, कौन रिपोर्टर खबर दे रहा है, कौन एडिटर लगा रहा है, कौन सा न्यूज़ एडिटर है, ये पूरी एक सर्टन चेन होती है। तो वो आके आपसे पूछ लेता है कि जानी तुम इतने दिन से PTI की खबरें लगा रहे हो या तुम इतने दिन से PMLN की खबरें लगा रहे हो, तो तुम कमा रहे हो ना। नो टू, तो अब मुझे भी दो। ओह अच्छा। मुझे लगा कोई हीरो आने वाला है। हीरो नहीं आता, अच्छा। हिस्सेदार आता है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने खुद देखी है बहुत। मतलब हमने 4-5 साल काम किया तो हमें तो बिल्कुल समझ आ गया था कि यार हम ये तो कर नहीं सकते कि मतलब किसी से पैसे पकड़ें। वो पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि वो फिर वही बात है कि खुद ही दे जाते हैं लोग। पेज टू पेज इनकम है, सिटी पेज की सबसे ज़्यादा इनकम होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़े में होता है ना वो मुज़ाफ़ात के लोग होते हैं। मुज़ाफ़ात से मुराद है कि जैसे कराची और उसके मुज़ाफ़ात में रमज़ान का मतलब उसके सराउंडिंग एरियाज, नॉट द सराउंडिंग, इवन जो छोटे छोटे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक जंग कराची निकलेगा ना तो उसमें एक पूरा पेज होगा जिसमें लाड़काना, सखर, दादू, जैकबाबाद, इधर की भी खबरें होंगी। जो उस पेज को हैंडल कर रहा होगा उसकी मौजें होंगी, एक्चुअली मौजें होंगी। मैंने पंजाब में ये करके देखा है। मतलब मैंने करके नहीं देखा, मैंने पकड़ा गया। मैं तो अच्छी बात है कि मैं उस वक्त सिंगल था तो मेरी ये ज़रूरियात ही नहीं थी। भाईजान सारा राशन आपके घर आता है, जिस इलाके में जो फसल होती है वो आपको मिलती है, आपके मोबाइल में बैलेंस आता है। वो आपसे क्या एडवांटेज लेता है? वो आपसे ये एडवांटेज लेता है कि उसने अपने छोटे से इलाके में कोई भी मर्डर हुआ है या कोई और वाक़या हुआ है, छोटे एरिया के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि खबर चल गई। फिर वो उस खबर को कोर्ट केस का हिस्सा बनाते हैं। तो इसलिए जो रिपोर्टर्स होते हैं जो छोटे इलाकों के, नामा निगार जिनको कहते हैं, ये ज़्यादातर ASP, DSP जो भी ऑफिस होते हैं या कचहरी में बैठे होते हैं, ये वहाँ के लोकल क्राउड से पैसे पकड़ते हैं, ये फिर पैसे पीछे अखबार के दफ्तर को देते हैं, एक सिलसिला चलता है। तो आपका मीडिया बेसिकली इसका कोई फाइनेंशियल मॉडल ही नहीं है कि इस चैनल ने या इस अखबार ने कमाना कहाँ से है। एक तो रियासती इश्तिहारात है ना जो आएंगे, दूसरे फिर प्राइवेट कमर्शियल्स होंगे। लेकिन अगर ये नहीं होते तो आपने अपने मुलाजिम को तनख्वाह कैसे देनी है और आपने उसको तनख्वाह को अपग्रेड कैसे करना है। 71 तक, 71 के इनफैक्ट बाद भी 80s तक वेज बोर्ड की एक पॉलिसी थी कि जर्नलिस्ट को साल में को 3 से 4 बोनस मिलते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह।
और उन 3 के खिलाफ इस हमारी अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि आज जो भी अखबार चलाएगा इस तरीके का काम करेगा, जिसमें नमाए वक्त था, डॉन था, जंग था, ये 3 बड़े अखबार थे, तो ये अपने मुलाजमीन को वेज बोर्ड देंगे। फिर कोर्ट में केस गया और ये 3 अपने मुलाजमीन को पैसे नहीं दे रहे थे क्योंकि एक एक आदमी के लाखों रुपए बन चुके थे। और ये वही लोग हैं सारे, ये वही चैनल्स हैं जो आपको बैठ के ना भाषण देते हैं टीवी पे कि ओ हो ब्यूरोक्रेसी में ये हो गया, अदलिया में ये हो गया। मसला ही यही है कि यहाँ पर जब भी आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो अचानक से ना सारे इदारे अपने ऊपर ऐसे अटैक लेते हैं, लेकिन जिससे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आप जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बात करें तो जजेस एकदम और लॉयर बाहर आ जाते हैं कि हाँ, हम अदलिया पे कोई आंच नहीं आने देंगे। अबे अदलिया ने उखाड़ा क्या है 47 से, आंच नहीं आने दोगे? फैसला तो तुम लोगों से दिया नहीं जाता, जो तुम्हारे सबसे बड़े फैसले हैं वो भी तुमने किसी के कहने पे दिए। मतलब आप किसी भी मुल्क की जुडिशियल हिस्ट्री में ये बड़ी बात होती है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया। तुमने कई प्राइम मिनिस्टर निकाले, टांगा भी है, हकायक की बेस पे दी है। तुमको फोन आए, तुमको प्रेशर हुआ, तुमने दे दिया। 30 जज एक जर्नैल के आने पे इस्तीफा दे के जाते हैं, पीछे 60 और लाइन में लगे होते हैं कि चलो जी हमारी बारी आ गई। तो ऐसी कौन सी आपकी ग्लोरियस हिस्ट्री है जिसके ऊपर आपकी आंच आ जाती है? पर सर वो जज तो आजकल डेमोक्रेसी के हीरोज हैं मुशर्रफ के वाले। सर देखे ना, आपको कैरियर नजर आता है ना। आपको नजर आया कि भाई मुशर्रफ आया और मुशर्रफ के आते ही आपके मुल्क की जो एक पूरी एलीट थी जजेस की, उसने इस्तीफा दिया। आपका काम था अपने बड़े के पीछे खड़ा होना, ना कि नौकरी पकड़ना कि ये गए, अब अगले 10 से 15 साल में मेरी चांदी है, मैं जल्दी से हाई कोर्ट में भी आ जाऊंगा, मैं जल्दी से सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाऊंगा और रिटायरमेंट तक तो मैं चीफ भी बन जाऊंगा। तो बिगर गेम किसको खेलने का दिल नहीं करता? ये अभी मैं देख रहा था बजट में जो कह रहे हैं कि यार आज़ादी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से 30 करोड़ के लोन्स लिए हुए हैं। तो भाई अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, आप हम पे रेगुलेशन नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते सुओ मोटो कैसे होगा, हम आज़ाद हैं, ना लो लोन्स। अब जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा ना। बैंक वाले रेट पे तो लोन्स नहीं होंगे ये मोस्ट प्रॉबेबली। आप प्लॉट भी ले रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, आप लोन भी ले रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, तो आप भी कोशिश ये करेंगे ना कि यार मत पड़ो पंगों में। सर अगर आपको इतनी मराद दी जा रही है ना, तो इसीलिए दी जा रही है कि किसी और से पैसे नहीं पकड़ना बेसिकली। एक ठीक है, हमें ना एक और चीज़ भी समझनी चाहिए। अदीब आई डोंट यू थिंक दिस आल्सो कॉम्प्रोमाइजेस देम ना? मतलब अगर एक जजमेंट आया है, अब मेरी रिटायरमेंट को 6 महीने रहते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ यार पंगा लूँ, आगे मैंने 6 महीने बाद बाहर निकलना है और बाहर निकलने के बाद ना करोड़ों हैं, इसको मैं रिस्क करूँ अभी प्रिंसिपल। आप भी बोलोगे अबे जान दे 6 महीने पार्टी कर। बड़े जजेस हैं जो अपने आखिरी कुछ टाइम बैठे ही नहीं केसेस में इसी वजह से कि यार मैं तो जा रहा हूँ ना 6 महीने में, सर क्यों इस वक्त पंगा लूँ? तो ठीक है भाई, हम ये तो नहीं कहते ना कि मिसाल के तौर पे हमारी फिल्म जो है वो हुमायूं गुज्जर लॉर्ड ऑफ द रिंग के बराबर की फिल्म है और इसको भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए, हम ये तो नहीं कहते ना। तो फिर जज की भी वही औकात होनी चाहिए ना। वो विग पहन के, वो गाड़ी, वो GOR के घर, वो प्रोटोकॉल, वो इज्जत, ज़रा सी शान बात हो गई तो शान में गुस्ताखी और तलब करो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? मुनाफकत करने की क्या ज़रूरत है? आपसे ज़रा सा सवाल हो जाए, आप अदालत में तलब कर लेते हैं और जिनको आपने तलब किया जाए वो आपके नोटिस को, मैं क्या बोलूँ, वो कहाँ लिखते हैं? वही ठीक है, तो यह तो आप फ़र्क ख़त्म कर दें ना। आप आ जाएं जो आपका चेहरा है, ठीक है। फिर आप, अब हम थोड़ा सा मीडिया से जुडिशरी की तरफ चले गए हैं, तो ये सारे एक ही उसके चट्टे बट्टे आते कहाँ से हैं जज? आपका ये पूरा ये क्या सिस्टम बना है? ये बार काउंसिल क्या है? ये वकीलों की एक सियासत। आप पूरे शहर में, भाई वोट वकील ने देना, आपने पूरे लाहौर की सड़कों पे पोस्टर लगाए हुए, भाई अवाम ने थोड़ी वोट देना है। आपकी पूरी बार की, अच्छा, और जिस वकील को, जो बार काउंसिल का सदर, सेक्रेटरी, चेयरमैन कोई भी वो बन जाता है, उसकी फीस बढ़ जाती है। क्यों फीस बढ़ जाती है? क्योंकि वो जज को जाके प्रेशराइज कराता है कि मैं बार का सदर हूँ, तूने अभी जमानत नहीं दी है, अभी फैसला नहीं किया, मैं तेरे पे अटैक कराता हूँ। यहाँ जजों की पेंटें उतार के लटकाई गई हैं। सर ये बार की सियासत है, ये वकील है, ठीक हो गया जी। ये आपका प्रोसेस है, यहाँ से आपकी जुडिशरी आती है, आप बार की सियासत करते हैं, बार से आप निकलते हैं जी लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और आप एक एजेंडा और एक गेम और एक प्लानिंग के तहत ऊपर आ रहे हैं।
इसके मुकाबले पे आप देखें आइन में क्या डेफिनेशन लिखी होगी, जज के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स की जान ले सकता है। ये ताकत उसके पास कहाँ से आई है? उसके पास कोई गन नहीं है, उसके पास कोई डिवाइन अथॉरिटी नहीं है। पीपल्स ट्रस्ट हैज गिवन हिम ना, और हर, यानी अवाम एक शख्स पे भरोसा करती है कि ये किसी को अगर सजाए मौत देगा तो किसी प्रिंसिपल की बेस पे देगा, ये गलत नहीं देगा। जज की एक्चुअल पावर वो ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट कैसे डिसाइड होगा? ये बार काउंसिल की सियासत से, या आपके ये एग्जामिनेशन से कि आओ जी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट करो और बस इम्तहान दो? पीपल्स ट्रस्ट चाहिए ना, अवाम का काजी में ट्रस्ट चाहिए भाई। उस ट्रस्ट के लिए आपने आज तक कौन सा जज है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं? उस ट्रस्ट के लिए इन्होंने क्या कोशिश की है? अब अगेन मैं सबके ऊपर एक काला पेंट या सफ़ेद पेंट नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग अच्छी जॉब करते होंगे, सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन इस सिस्टम में फिर रिफॉर्म्स किसी ने तो लानी है ना। रिफॉर्म्स लाने की बात करो तो ये फॉरवर्ड कहते हैं जी हमारे पर अटैक शुरू हो गया। अच्छा अटैक हो गया तो आप पहले क्या तीर मार रहे हो भाई? तो ये वो सर मफादात वाली बात है, इसलिए कोई अपने अंदर से बंदे कॉल आउट नहीं करता। मीडिया में कोई सिर्फ इसलिए नहीं बोलता। मैं बल्कि आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं घटिया जोक बहुत देर से रोका हुआ है दिल भाई, 10 मिनट से रोका हुआ है। चले आप सुना दे। ये तो आपने मेरी आंखें खोली हैं, क्योंकि मैं तो एक यंग लॉ स्टूडेंट था, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैंने तो इतने ख्वाब देखे कि यार बार होगा, हाई कोर्ट होगा। मैंने बोला शराबें भी चरसें भी। बाद में पता चला यार बार क्या होता है और हाई कोर्ट क्या होता है। मैंने छोड़ दिया ऐसी किस्म। बहुत अच्छा किया, वो जिस किस्म का होता है वो खुदा मुझे बोला बार ज्वाइन। मैं बोला ठीक है। मैं पहले दिन उन्होंने बोला आप बार के मेंबर बनेंगे। मैं बोला पहले तो 2 टकीला था। उन्होंने बोला आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। नहीं मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दी मजबूर। बार में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ नहीं होता है, मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, मुझे नहीं बुलाया। हाँ मतलब अपेरेंटली मुझे नहीं बुलाया। तो हमने की ना वो बार बार फिर वो याद आ जाती है बार क्या है उसका नाम, रफ्तार नाम है ना बंदे का जिसने हमारे पर वीडियो की थी। अरे किन मतलब ठीक है, नहीं मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। अरे यार मैं बैठ के एंजॉय कर रहा, मेरे 2-3 दोस्तों ने ना मेरे ही सामने लगा के ना वो सुन रहे, हम हंस रहे। मैंने बैठ के पूरी देखी। उसमें उसने कहा, उसमें जब वो मेरे तारुफ पे आया ना तो उसने कहा कि और ये जो है ना ये वो हैं जो इधर उधर बैठ के मीडिया में पैसा ना मिलने का रोना रोते हैं। अच्छा मैंने उसकी बात सुनी ना, मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी आया कि बेटा इसको रोना नहीं कहते। मतलब मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे पैसे मिल जाते हैं, मैं अपने पैसे निकलवा भी लेता हूँ। मुझे चैनल्स वाले प्रोटोकॉल भी दे देते हैं, जो एक नॉर्मल सी इज्जत चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, मुझे मिल जाती हैं। मैं एक सिस्टम के ऊपर बात कर रहा हूँ कि यार ये सिस्टम तो ठीक होना चाहिए ना। मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बस मैं अपनी जेब भरूँ और मैं निकल जाऊँ और मैं पीछे वो जो एक क्रू मेंबर है जिसके हाथ में कोई ग्लव्स नहीं है वो बिजली की तारें उठा के भाग रहा है, मुझे डर लग रहा होता है कि इसको कुछ हो ना जाए। या आप 18 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो और उसमें कोई बेसिक सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई लेबर लॉज नहीं है। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रोने नहीं रो रहा। आप पूरी मतलब आप इस तरीके से करते हो कि जो लोग एक्चुअली उसी सिस्टम की फरसूदा रवायात को इंडोर्स करते हैं वो आपके हीरो हैं, जो उनके खिलाफ बात करते हैं वो तो रोना रोते हैं। ठीक है, तो ये है वो नैरेटिव जो दिया जाता है। सो अब जब हम फिर थंबनेल में आपको लगाकर व्यूज लेते हैं। बताओ यार मेरी उसने बड़ी अच्छी तस्वीरें लगाई थी, वो बार बार ना ऐसे ट्रांजिशन से आ रही थी, मैं उसकी बात को इग्नोर करके अपनी तस्वीरें देख रहा था। मैं देखिया ही नहीं। मैं देख लेता हूँ, मुझे वो मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये कि में टाइम कितना है आदिल भाई, मतलब बताओ यार किसी ने आप पे टाइम लगाया है। देखिए आदिल भाई मैं रहता हूँ DHA में, तो आपने अभी नीचे देखा होगा कि DHA में जो है ना आप चलते हैं तो लोग भौंकते हैं। अब आप हर कोता के साथ बैठ जाए तो क्यों भौंक रहा है? नहीं मैं इसी वो वाली बात नहीं। देखें अगर मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं, सरकाज़म था ये, लोग नहीं समझेंगे। एक और आने वाली है, शराब DHA के कुत्तों से माफी मांगो। मैं अगर अपनी राय का इजहार करता हूं तो मैं दूसरे की राय का भी एहतराम करता हूं। आप दो, आपका जो भी दिल करता है, आपकी जो भी राय है, मैं ठीक है, लेकिन मैं आपके कंटेंट के ऊपर बहस कर सकता हूं ना। अदिल भाई इसमें अगर मैं सिर्फ एक इख्तिलाफ करूं, राइट, लाइक
अगर तो एक डिसइनजेन्युअस टेक आ रहा है, आपको समझ में आ रही है कि क्यों आ रहा है, आप क्यों उसकी इज्जत करोगे ना। एक आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अभी मैंने एक साहिल अदीम के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, आप मुझे डिलीट कर दें, मेरी वीडियो डिलीट कर दें, जो मैंने आर्ग्यूमेंट पेश किया है ना, आप ख़ुद पेश कर दें कहीं पर भी, दैट आर्ग्यूमेंट विल स्टैंड इट्स ग्राउंड ऑन इट्स ओन मेरिट एनीवेयर। तो कोई या तो इस तरह की बात करे, ठीक है ना। अक्सर लोग कहते हैं शहजाद तुमसे मैंने सवाल पूछा तुमने ब्लॉक कर दिया। मेरा सवाल क्या था? 3 उसमें गालियाँ। सवाल नहीं है ना। अगर तो जेन्युइन आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया है, वो आर्ग्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि हर कमेंट करने वाला बोले कि बेटा तू पहले इसका तो जवाब दे ना, बाकी बातें तो बकवास अपनी। सो जो डिसइनजेन्युअस तरीके से राय देता है, जो मतलब अटैक वीडियोस बना रहा होता है, या वो इस्तेमाल कर रहा होता है किसी और को कि यार इनका भी ये दिखाता हूँ कि मैं यहाँ जो है ना यहाँ से लॉयल हूँ, कल ये पॉडकास्ट पे आ जाएगा हमारी। हाँ फिर उनको फ़ोन करेंगे, आपको डिफेंड किया ना हमने आपको। ये जो तरीके होते हैं, इस गेम मैंने खेलना ही नहीं। आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम सर, विच इज़ वाई आई वाज अ बिट लाइक कि क्यों नाम भी क्यों ले रहे हैं यार हम लोगों का। इट्स आई थिंक अननेसेसरी। देखें, मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि एक फेयर ट्रेड, एक फेयर रूल्स तो होने चाहिए ना बिजनेस के। आप बिजनेस करें, लेकिन आपको ये पता हो कि यार मेरा प्रेमिस क्या है। जो फैजाबाद धरने का केस था, जिसका ये काजी का जो डिसीजन था, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 चैनल्स, 2 मीडिया हाउसेस का भी जिक्र था कि वो फैसिलिटेट कर रहे थे। फ़ोन आया था जी कि ये चैनल बंद नहीं होंगे, अब सारा आलम ने बाद में बताया। ठीक है जी बिल्कुल। अब आप, हम बोलते नहीं है कौन सा चैनल था, बोलने की ज़रूरत नहीं है। चैनल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, आप हिस्सेदार हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम खादिम हुसैन को तो फ़ौरन सारे क्रिटिसाइज़ करने निकल जाएंगे कि यार खादिम नहीं, फिर सिर्फ खादिम हुसैन की बात नहीं होगी ना। जो उसको लेकर आया, जो उसका मददगार था, जो भी बेनिफिशियरी था, जिसने पैसे बांटे, जिसने पैसे वसूल किए, जिसने खाना खिलाया, जिसने ना सिर्फ उसको प्रमोट किया और उसके खिलाफ बोलने वाले को एंटी स्टेट, एंटी रिलीजन प्रमोट किया, उनका कहाँ है ट्रायल? सर मैंने हाल ही में एक वीडियो, जो मैं बोला मैं अगर चैनल मेरा डिलीट ही हो रहा है तो न्यूक्लियर हो जाए, मैं यही था कि यार जो भाषण दे रहे हैं सर अपनी तारीख तो बताओ। अगर आपने 16 करोड़ लिए हैं गवर्नमेंट से और आज आप कह रहे हैं कि यार ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गलत खर्च हुआ है, जो 9 लाख को 25 लाख, तेरे बाप के थे वो 16 करोड़ जो तूने लिए, आप लेके चले गए। या तो तू बोल, ठीक है, मैं बिलीव करता था जेन्युइनली, बंदा आए बोले यार मैं जेन्युइनली बिलीव करता था, पाकिस्तान स्टडीज़ मैंने पढ़ा था, मुझे जेन्युइन लगता था कि यार ये फरिश्ते लोग हैं। मैं सैलरी ले रहा था, मुझे लगा ऑफिशियल काम है। अब मुझे पता चला ये गलत था। अब मुझे पता चला कि यार जो बलोच मिसिंग पर्सन थे उनको टेररिस्ट बोलकर या लिस्टें बना कर के ये पीटीएम वाले के ट्वीट करते हैं, इनको जाकर आप मारे। मैंने गलत किया। इस काम के मुझे 2 करोड़ मिले थे। ये 2 करोड़ में अब बलोच मिसिंग फैमिली यूनियन को सर 2 करोड़ देना बहुत दूर की बात है। ये माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, ये अपने पास्ट के एक्ट को गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो तो उन्होंने लीडर से सीखा ना कि गलती तस्लीम ही ना करो, भले कोर्ट में जजमेंट आ जाए। देखें, जब इमरान रियाज साहब ने ये कहा था ना, ओ तुम हमको वीडियोस दिखाते थे, तुम हमको कहते थे कि ये चोर है, ये इटसेल्फ ना इमरान रियाज के खिलाफ एक FIR है। खुद उसकी अपनी कही हुई बात कि अच्छा तुमको कोई भी वीडियो दिखा देगा और मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट दिखाएगा तो तुम उसके ऊपर न्यूज़ बनाओगे। तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन की एज जर्नलिस्ट, तुमने उस चीज़ को कहीं और से क्रॉस चेक करने की कोशिश की, या तुमने ये आइडिया लगाने की कोशिश की कि इस न्यूज़ का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो सकता है। इतने तो तुम चूचे नहीं थे ना जानी। मेरे तक भी बहुत सारी खबरें आ जाती हैं, आप तक भी बहुत सारी खबरें आ जाती हैं, ग्रुप्स में बहुत सारी चीज़ें हमारे अब आजकल शेयर हो रही होती हैं। हम हर चीज़ लाके क्या मीडिया पे भोंक देते? चूचा बहुत अच्छा था, आपने शुरू किया तो मैं यूँ हो गया कि कहाँ जा रहे हो, बट अच्छा ये इतने चूचे थे, बहुत अच्छा दिया इस दफा तो और भी बेहतर। नॉट गोना लाई, हैड अस इन द फर्स्ट हाफ। कि इनको पता ही नहीं चला कि यार जो लोग इनको बिठा के खबरें दे रहे हैं उनका तो इनको ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं मालूम था। मतलब आप कहाँ पले बड़े हो यार? वहीं आपको नहीं पता कि 70 साल से क्या हो रहा था इस मुल्क में? आप उनके कहने पे अच्छा आपने कहा हाँ यार हमें ये मुल्क को बदलना चाहिए। अच्छा, फिर अगर आप मुल्क को बदलने निकले थे तो फिर आपने उनसे पैसे क्यों ले लिए?
आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, थोड़ी सख्त बात हो जाएगी, जो हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री के एनालिस्ट हैं, ठीक है, वही आप पहले सही बोला था आपने, वही है। अपना शो चला के दिखाएं। क्या मतलब? यार 10 शो में बैठ के तज्जिए कर रहे हैं, अपना खुद का एक शो करें ना, जिसके अंदर एक्चुअली कोई जर्नलिस्टिक काम लेकर आए, कोई एनालिसिस लेकर आए, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आए, कोई इन्वेस्टिगेटिव पीस लेकर आए। आधे से ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ दूसरों के शोज़ में अपीयर होते हैं। या अपना शो होता है कि 2 लोगों को बुला दो और उनको तीलियां करो, ये कर दिया, टेक लगा दी, ऐसे कर, आपकी कुर्सी तो वैसे पीछे जा नहीं रही, कंफर्टेबल है ना कुर्सी, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी कुर्सी होती है, उसमें आप ऐसे बिल्कुल पीछे चले जाते हो, हाँ जी हाँ जी, क्या है ये? और फिर आप कहते हो यार सोसाइटी में बड़ी इंटॉलरेंस आ गई है, रवैया प्रमोट कहाँ से हो रहा है? मैं यही कह रहा हूँ ना, आग और पेट्रोल से खेलते हो आप खुद, और वो सारे वो लोग खेलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था ना, वो फिर पाकिस्तान के बनने में जब फसादात हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि पार्टीशन होगी तो इतने लोग मारे जाएंगे, सोचा न था, ठीक है। अच्छा, मतलब आप एक अलग मुल्क बनाने निकले थे, आपने ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी थी, आपको आइडिया ही नहीं था कि इस तरह की चीज़ों में आम तौर पे क्या हो जाता है, ये जो माइग्रेशंस होती हैं उसमें क्या हो जाता है, या अगर माइग्रेशंस नहीं होती और जो लोग इकट्ठे रह रहे हैं और आप मज़हब के साथ खेल रहे हो और मज़हब की बुनियाद पर डिवीज़न करने जा रहे हो, तो कल को अगर रॉइट्स होते हैं तो क्या होगा ना। मतलब आज अगर पाकिस्तान टूटेगा, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या होगा। दिल भाई, डायरेक्ट डे ऑफ एक्शन पे इनएक्शन तो नहीं होना था ना, मतलब एक्शन तो एक्शन है नहीं, तो फिर आप ये कह देना कि हमें अंदाज़ा था और हम चुप थे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आज पाकिस्तान टूटे तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या होगा, क्योस होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, सिविल वॉर हो सकती है, मसले मसाइल होंगे। मैं इसलिए नहीं चाहता कि कभी भी टूटे, मैं ये चाहता हूँ कि यार हाँ ठीक है, फेडरेशन के अंदर लोगों को उनके राइट्स मिल जाए, फड्डा वड्डा नहीं हो, लड़ाई वड़ाई नहीं हो, किसी को छीना झपटी नहीं करनी पड़े, एक सेंट्रल जो कमांड है वो ना ख़त्म हो, किसी तरीके से हम एक फैब्रिक के साथ चलते रहे। जो लोग ख़त्म करने निकले थे उन्होंने आग का खेल खेला, आग और खून का खेल खेला, और वो बिल्कुल ऐसे हो गए, उनकी आंखें और उनके दिल भर आए कि ये क्या हो गया। तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था, माशाल्लाह, फिर क्या कहने आपके, आप इतना बड़ा स्टेप लेने चले गए। सेम अप्लाइज टू मीडिया। अब मेरी बातें अगेन, बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट होते हैं, लोग कहते हैं तुम कुछ भी कह देते हो। भाई आपने कंदील बलोच के घर तक क्यों गए? आपको अपनी सोसाइटी का नहीं पता? आपने उसके शौहर को टीवी पे क्यों दिखाया? आपने उसके बच्चों को क्यों दिखाया? आपको नहीं पता कि हम वो सोसाइटी हैं कि हमें किसी का एक फ्लॉ पता चल जाए ना, हम उसकी 7 नस्लों तक उसको याद दिलाते रहते हैं, ओए तू उसी का है ना जिसका ये था। तो वो सेंसिबिलिटी उस वक्त कहाँ गई थी? फिर कुछ बोलो तो कहते हैं नहीं जी मीडिया का इसमें क्या कसूर है। सर अगर टीएलपी शुरू हुआ मुमताज़ कादरी, उससे पहले सलमान तासीर, कौन कर रहा था सलमान तासीर का इंटरव्यू? क्या आपने किया? आप बोले ना, आप बोले ये जो हार्ड टॉक फॉर्मेट, आप बोले नहीं, आप उसकी वो कर, तब तो बड़ा गच्चा था कि यार फंसा दिया सलमान तासीर को, फंसा दिया, दिखा दिया कि ये एक सेंसेशन बन गया। इतने सेंसिटिव मैटर पे अभी भी किस तरह कैजुअली लगा हुआ होता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। आपने उस वक्त जिक्र किया बोल का, उसका एक एंकर का भी नाम था। अब सारा ने बोला, मुझे फ़ोन भी आता था, एंकर खुले उस एंकर ने बोला है कि यार ये लोग कुरान के ख़िलाफ़ हैं, ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। जब मिसिंग ब्लॉगर से उन्होंने बोला कि ये इंडिया में पाए गए, कहाँ से तुम्हें ये खबर मिली? मतलब स्टेट ने कुछ लोगों को उठाया हुआ है जो मिसिंग है, ये लोग जाके टीवी पे बोलते थे ये इंडिया में पाए गए। बताओ यार, आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? हर रिपोर्टर का ना सबसे पहले सोर्स मालूम किया जाता है कि तुमने खबर कहाँ से दी है। मैं तो लोग जो सुन रहे हैं ना, मैं उनको एक सीधा सीधा मशवरा देता हूँ, कोई इंसान आपको ज़राए बोलता है ना, उसी वक्त बंद कर दो कि ये कौन तेरे ज़राए हैं, बताओ ना ज़राया। ज़राए मैं ज़राओं के मुताबिक अभी केड़े ज़राए तेरे? ये होता था एक आइडियल जर्नलिज्म का ज़माना, जो मैंने अखबारों के आपको नाम भी पहले बता दिए। ये वो दौर था, अब वो दौर नहीं है। अब चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं। अब ये वो दौर नहीं है कि आप कुछ भी स्पेकुलेशन फैलाएं। क्यों? क्योंकि दुनिया इतने अजीब तरीके से आई हुई है, आपकी एक छोटी सी न्यूज़ स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकती है।
अगले दिन पूरा सिटी जैम कर सकती है। सर आप छोटी बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ जो जेनोसाइड हुई थी वो एक फेक फेसबुक स्टोरी थी, उसके बाद पूरी जेनोसाइड हो गई एक फेसबुक पे फेक स्टोरी वायरल होने की वजह से। सो वी लिव इन वेरी वेरी डेंजरस टाइम्स एंड पीपल डोंट रियलाइज। एग्जैक्टली ये एक चीज़ है कि जब हम अपने आप को जस्ट टू मेक अ पॉइंट, ठीक है, और फिर वो फिर मुझे मैं क्या कहूँ, मैं बड़े अपने अल्फाज रोक रहा हूँ, जब आपने 50 न्यूज़ चैनल बना लिए ना, मेरी जान आपके पास इतने दानिश्वर नहीं है, ठीक हैं तो 5 के भी नहीं हैं आपके पास। मैं एक सुनाना नहीं चाहता था लेकिन चलें ऐसे ही शुगल के लिए। पाकिस्तान का मैच चल रहा था, कोई पता नहीं, कोई एशिया कप का। हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे, अखबार का काम सारे छोड़ के ना, सारा ऑफिस 2012 की बात है। तो हारून रशीद साहब जो है ना, ये आ गए न्यूज़ रूम में। एक वक्त की नमाज पढ़ता है वो, ठीक है, और तुम कहते हो चोर है और 2 वक्त का खाना नहीं खाया। वही वाले ना। हाँ, हारून रशीद साहब का कॉलम बड़ा ना इंटरेस्टिंग होता था, इनकी लैंग्वेज वाइज बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग, इनके पैटर्न। तो हमने पढ़ा हुआ था, हम कहते थे अंकल हैं, बूढ़े हैं, मतलब ज़िंदगी गुजारी है इसी काम में। तो इमरान खान ना उस ज़माने में मार्च लेके जा रहा था ड्रोन के ख़िलाफ़ वज़ीरिस्तान, आई थिंक 2012 की बात है। और मुझे बड़ी वो थी कि यार ये कैसे हो सकता है, और अगर ले जाता है तो इट्स अ बिग थिंग, क्या वज़ीरिस्तान ले गए, मार्च ले गए। तो अब ये हारून रशीद साहब आके बैठ गए, मैं मैच देख रहा था, ये भी साथ आके बैठ गए। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा इट्स अ गुड टाइम टू आस्क। मैं कहा सर वो आपसे एक बात पूछनी थी। जी। मैं कहा ये इमरान खान मार्च लेके चला जाएगा वज़ीरिस्तान? उसने कहा है तो लेके जाएगा। मैं कहा नहीं, वो चीफ क्यानी साहब कह रहे थे। क्यानी की क्या जरूरत है, हाथ बांध के खड़ा होता है उसके पीछे। मैं कहा खान के पीछे? मैं कहा सर खान ना अपोजिशन लीडर है ना पीएम है, ही 40 सीटें हैं उसकी पार्लियामेंट में, मैं हाथ बांध के खड़ा होता है उसके पीछे। यह आदमी न्यूज़ रूम में ये बात कर रहा है, उसने बताया नहीं हाथ यूं बंधे हुए होते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जैक्ट बताया किस तरह बंधे होते हैं। आप सोचें ये चाय के होटल पे क्या बात करता होगा, ये अपने मुलाजमीन से क्या बात करता होगा, ये अपने रिलेटिव से क्या, ये फैलाते थे। मतलब एक आप कह दें जो भी कहना है, ठीक है, लेकिन इस लेवल का मतलब ये तो झूठ से भी ज्यादा झूठ है ना। क्या पाकिस्तान में रहते हुए कहें कि आर्मी चीफ, पीएम भी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, अपोजिशन लीडर भी नहीं, एक पार्टी के लीडर के पीछे हाथ बांध के खड़ा होता है। और ये बाद में कह रहे थे कि अब मैं जानता हूँ, और जिंदगी में उसने कोई इंडियन सॉन्ग, कैसे जानता है तू? आप सारी जिंदगी महबूबा हैं आप उसकी, ठीक है, आपको पता तुझे उसने सारी जिंदगी में कोई इंडियन सॉन्ग नहीं सुना, कैसे तुझे पता? मुझे बताओ यार। जिस तरह आज डिनर में एक साहब कह रहे थे कि करीब से देखा, नहीं भाई नहीं, करीब से नहीं देखो। इतनी स्ट्रॉन्ग जब आती है ना बात कॉन्फिडेंस से, वो होती झूठ है। थोड़ा सा डाउट होना चाहिए मतलब इंफॉर्मेशन देते हुए। तो ये मैं सिर्फ ये कहता कि ये अभी मैंने वैसे ही अजराह तफन्नुन सुनाया है हारून रशीद साहब का वाकया, गंदी बात ना, ठीक है, ये जो आपने बोला ये वापस रिट्रैक्ट करेंगे। ये मैं एक अच्छे, ये अजवाए क्या बोला आपने? ये अजराहे, अच्छा सॉरी, ठीक है, अजराहे कि ये एक बड़े जर्नलिस्ट का लेवल है। जर्नलिस्ट तो बाकी क्या चीजें होंगी मार्केट में, आप इमेजिन कर ले। जर्नलिस्ट जो है हमारे यहाँ, नहीं जर्नलिस्ट सर एक टेल टेल साइंस होते हैं। अगर तो आप मज़हब का तड़का लगा रहे हैं एक बात में, दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ, तो ये आपके ना टेल टेल साइंस समझ में आ जाता है आपको कि यार बेटा इतनी बनती नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ सर्कल्स में बहुत कॉमनली डिस्कस होती है। दीज आर थिंग्स विच यू कैन नॉट प्रूव टू बी रॉन्ग। मतलब ये रेलम ऑफ डिबेट में आ ही नहीं सकती ये चीज़ें, राइट? मैं आपको बोलूँ कि वे इस कमरे में अब मैं तुम्हें कभी नहीं प्रूव कर बट आप मुझे डिसप्रूव नहीं कर सकते। हम कहीं भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते ना, तो वो डिबेट ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जब लोग कहते हैं ना कि ख्वाब आया और ख्वाब में हमने फलां हस्ती को देखा और उन्होंने ऐसे कहा, सर उसका भी कानून है। जब आप ताबीर सुनना अपनी पूछने जाते हैं तो वो आपसे पहला सवाल ये कहता है कि आप ज़रा मुझे अपनी रूटीन तो बताएं।
ऐसे थोड़ी है कि हर ख्वाब सच्चा ख्वाब है। वो आपसे पूछता है आपकी रूटीन क्या है, आप सोम सलात के पाबंद हैं, आपने खाया था, आप रात को सोए कहाँ थे, ये रात के किस हिस्से में ख्वाब आया था, ख्वाब जब आप उठे आपको याद था, कितना याद था, क्योंकि बाज़ औक़ात आप रिक्रिएट भी कर लेते हो। सुबह उठे आपने कहा अच्छा आधा मैंने ये देखा है और शायद, तो जब आप किसी से ख्वाब की ताबीर लेने जाते हैं, मैं आपको बताऊं मैंने एक दिन ग्रुप में मैसेज किया कि यार अब आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन अल्लाह की कसम, ये सही बता रहा हूँ, कसम भी खा ली है मैंने ख्वाब में देखा बाबर आजम ने मुझे रन आउट करा दिया और मैं बाबर आजम को गालियाँ देता हुआ जा रहा हूँ कि यार तू क्या बंदा है। शोएब जट को तो रोज़ ही ख्वाब आता है। ठीक है, अच्छा मैं सुबह उठा, मैं सोच रहा हूँ ये क्या वाहियत ख्वाब देखा मैंने कि बाबर आजम ने मुझे रन आउट करा दिया। तो मैंने ऐसे ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, मैंने कहा यार ये मैंने आज ख्वाब देखा है, कोई इसकी ताबीर बता सकता है। थोड़ी देर बाद वो एक दोस्त ने ताबीर शेयर करनी भी शुरू कर दी। उसने कहा यार वो करते करते एक लंबी बहस थी जिसका रिजल्ट ये निकला कि तुम्हें अपने ही किसी दोस्त से नुकसान पहुंचेगा। आय हाय हाय हाय, छा गया। ठीक है, छा गया किसी अच्छा वैसे उस दिन ना मुझे पहुंच भी गया। ठीक है, मतलब थोड़ा पैसों का नुकसान। तो बाबा अली आफ्ताब से दोस्ती रखेंगे तो और क्या होगा। ठीक है, तो मुझे बड़ी हंसी आई। अब अगेन लव यू अली आफ्ताब। अब मैं इस ख्वाब की बेस पे खड़ा होता हूँ कि यार बाबर आजम ने तो मुझे रन आउट करा दिया था, वो प्लेयर ही नहीं ठीक निकालने, कौन उसको किंग कहता है यार, उसने मुझे रन आउट करा दिया। मैं उस वक्त, ठीक है, मैं उस वक्त मैच जिताने वाला था जिस टाइम बाबर, यार मैं पता नहीं कोई मैच देख के कोई सोचों में, कोई मेंटल, कोई अजीब सी स्टेट में सोया हूँ, चीज़ें वो हो गई हैं। क्योंकि इस चीज़ का बहुत ताल्लुक होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। उसको उठा के, और जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि जो आपका, इसमें ये भी नहीं है कि आपने ख्वाब क्यों सुनाया, मसला ये है कि आपने जिस तबके को ख्वाब सुना रहे हो उसको आपने इस तरह के कंटेंट पे पाला हुआ है, बिल्कुल उसको आदी किया हुआ है। ये बात ऐसे है नहीं ना, ये बात जाएगी, ये पेनिट्रेट करेगी और कोई उसको आगे से रोकने वाला भी नहीं, क्योंकि सबको तो बिजनेस नजर आ रहा है ना। मैं अगर ओरिया की बिस्ती करूंगा तो मुझे भी 4 व्यूज ही मिलेंगे। सो एवरीबडी इज प्लेइंग विद इट। तो जब भी मुझे सिर्फ ये फील होता है कि जब भी हमें पाकिस्तानी मीडिया जब हमें ये भाषण देता है ना कि यार हक और सच की आवाज़, या जुडिशरी ये कहती है कि इंसाफ, मुझे हंसी आती कि जानी जो काम आप लोग नहीं कर सकते ना उसका क्लेम नहीं करें, आप बिजनेस कर रहे हैं। जो वकील है उसका काम है बिजनेस करना। 2 पार्टी हैं, किसी के अल्लाह ने किसी पे मुसीबत डाल दी है कि उसकी कोई तलाक होनी है या उसकी जायदाद का मसला हो गया, वकील को इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। यार रहमत डाल दी है कि तलाक हो रही है, ठीक है, जो भी, हाँ, अक्सर तो रहमत ही होती है। वो तो अपनी फीस देख रहा है ना, उसको इस चीज़ से क्या कि आपको इंसाफ मिले ना मिले, वो अपनी फीस लेके निकल जाएगा। तो मीडिया भी इसी तरीके से। तो हमें ना इस थोड़े से बबल से अब बाहर निकल के आना चाहिए कि जो हमारे अंदर ना, हमारी जो सोसाइटी में एक ख़ास लेवल का इंटेलेक्ट पैदा हुआ है ना, वो इंटेलेक्ट भी न्यूज़ उसने चैनल ने पैदा किया कि वो आके आपको 4 बातें बता देते हैं, वहाँ आप अगले दिन ऐसे फिर रहे होते जैसे आपको पूरी की पूरी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने रात बैठ के अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट के 2 प्रोग्राम देख लिए, उसकी अपनी कोई बेस नहीं है। और वो शायद जर्नलिस्ट है भी नहीं, यूट्यूबर है। मतलब एक वो यूट्यूबर भी नहीं है। देखें, जर्नलिस्ट भी जिस तरह आप डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बुरे डॉक्टर भी होते हैं। कुछ डॉक्टर जो किडनियाँ भी बेच देते हैं, कमीने होते हैं, चोर करते हैं, ठीक है, जो काम होता है पढ़ते नहीं हैं, सब काम गलत करते हैं। फिर एक कैटेगरी है जो बेस MBBS भी नहीं किया, जिसका डिग्री नहीं है, ठीक है, वो दुकान खोल के बैठ जाए कि आओ मेरी जान आज तो मैं खोलूँगा। तो वो किस दर्जे पर होगा कि अगर हमारा जनरल डॉक्टर्स का निज़ाम ऐसा हो, फिर लोग बग़ैर MBBS के खोलते। तो उसी तरह हमारा जनरल जर्नलिज्म का निज़ाम, स्ट्रक्चर, सारे मसले मसाइल हैं, उसमें बहुत सारे बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली प्रिंट में, जो बड़ा ख्याल करके नाप तोल कर, पुराने हैं ना, पुराने लोग जो हैं जिनको अच्छे एडिटर मिले हैं, जिसने उनको ट्रेन कर दिया वो ट्रेन हो गए। अब क्योंकि आपने चैनल से वो एडिटर का रोल हटा के मार्केटिंग में डाल दिया कि यार मार्केट क्या होगा, वायरल क्या होगा, व्यूज़ कहाँ से आएंगे, हाँ, तो वो काम ही ख़त्म हो गया। अब जो लोग बोलते हैं कि मैं YouTube पे सहाफ़ी हूँ,
without having worked in a news organization in their lives, तो उनका क्या ही लेवल होगा यार। फिर अब देखें एक और चीज़ भी ना, कि जब आपने एक्चुअली में किसी के साथ काम किया होता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा न्यूज़ आती कैसे है, बनती कैसे है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, वो भी आपको अगले दिन नज़र आता है। हम एक दफ़ा ना, मेरे साथ एक सब एडिटर बैठा हुआ था, तो वो बड़ा ना अपना सर पकड़ के बैठा था गुस्से में, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार खबर आई थी कि गालिबन उस ज़माने में ये शहबाज शरीफ साहब जो थे वो सीएम पंजाब थे, और पंजाब में खसरा फैल गया था। खसरा अब मुझे उसकी इंग्लिश नहीं, क्या कहते हैं, लोगों को पता है। ओके ठीक है। ठीक, ये जो 6 बेसिक डिसीज़ हैं उसमें से एक। अच्छा ठीक। तो वो खसरा फैला हुआ था, तो वो कहीं अदालत में चीफ जस्टिस साहब को या हाई कोर्ट के किसी जज को गुस्सा चढ़ गया, तो उसने उसके पास वो केस पड़ा हुआ था, तो उसने ना रिमार्क्स दिए कि कहाँ है शहबाज शरीफ, सीएम पंजाब कहाँ है? डेंगू के लिए तो बहुत इनको एक्टिव हुए होते, तो ये इनको खसरा नहीं नज़र आ रहा, खसरे से मरते हुए लोग नहीं नज़र आ रहे। तो वो सब एडिटर ने मुझे कहा, उसने कहा यार ये हैं जज के रिमार्क्स, और मैंने इसी की बेस पे खबर बनाई है। अब ये सुर्खी अंदर गई है, और हाई अप से जो अप्रूव होके आई है, तो वो सुर्खी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो फुर्ती डेंगू में दिखाई है वो खसरे में भी दिखाए ना चीफ जस्टिस। आपने कॉन्टेक्स्ट ही बदल दी। अब मैं कह रहा हूँ इतना बारीक काम है, आपने लफ्ज भी नहीं बदले, क्योंकि ये तो जज के लफ्ज थे ना, आप इधर से उधर भी कर देते तो आप पकड़े जाते। आपने उसकी टोनैलिटी चेंज कर दी। जब आप पूरी खबर पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि जज एक्चुअली गुस्से में तंज में ये बात कर रहा है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से डेंगू पे काम किया, अब आप आए आप खसरे पे भी काम करें। वो कह रहे हैं, ओ तुमको सिर्फ डेंगू नज़र आ रहा है, तुमको ये मसले नहीं नज़र आ रहे। वो इस तरह से बात कर रहा है। तो ये इतनी टेक्निकल चीज़ है कि आप खबर आती कुछ है, बनती कुछ है, निकलती कुछ है। एक बार इसी तरीके से हम एक चीज़ इंग्लिश से उर्दू की जो ट्रांसलेशन होती थी वो किया करता था मैं। बाबर अवान क्लेवरली रिप्लाइड, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा था गिलानी का, तो था बाबर अवान क्लेवरली रिप्लाइड। अब आदि खबर एक और दोस्त था मेरा, वो बनाता था, आदि मैं बनाता था, तो हम बैठ के उर्दू में ट्रांसलेट करके एडिट करे थे। तो मैंने उसका जब पार्ट पढ़ा तो मैंने कहा यार ये लाइन थी बाबर अवान क्लेवरली रिप्लाइड, तुमने लिख दिया कि अय्यारी से जवाब दिया। वाह, मैं तो सोच रहा था चालाकी, मैं बोला ये भी गलत होगा। ठीक है, वो तो देखिए ना, वो अदालत में अपीयर हुआ केस के लिए ना, वकील है, उसका काम ही यही है अपने बंदे का दिफा करना। कहता है यार, वो ना वैसे मेरी शक्ल दे रहा, कहता है यार तुझे बाबर अवान की शक्ल देख, तुझे उमरू यार नहीं लगता। मैंने कहा यार वो लगता होगा शक्ल से उमरू यार, यहाँ तूने अय्यारी का वर्ड यूज़ किया है, ये गलत है। अय्यारी नहीं आता, हम चालाकी कर सकते हैं, हम होशियारी कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा नहीं मैं साफ़ी हूँ, मेरा काम है लोगों को सच बताना। मैंने कहा तेरा काम है लोगों को वो बताना जिसके तू पैसे ले रहा है, तूने सच बताना है, तू जाके जानी अपना कॉलम लिख, खबर को मत चेंज कर, खबर जो है उसको खबर रहने दे। उसने कहा नहीं फिर काहे का जर्नलिज्म, मैं तो आया हूं लोगों को सच बताने के लिए, और ये मीडिया तो बोली झूठ रहा है, मैं तो इसके अंदर से सच बताऊंगा। मैंने कहा यार ये सच नहीं है। सच क्या है कि इसको बाबर अवान की शक्ल नहीं पसंद। आपको ज़ाती मसला है बाबर अवान से और उसकी पार्टी से, और इस केस में आप खुद अपनी एक ओपिनियन देना चाह रहे हैं जो मेरी ड्यूटी नहीं है। भले आप मुझे कहें कि यार फिर आप काहे के जर्नलिस्ट हो, तो मैं मानता हूँ कि मैं काहे के जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है कि ये खबर आई है जनाब, अंग्रेज़ी में लग से रऊफ कलासरा ने रिपोर्ट की है, आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। मेरी ड्यूटी ही है कि जो उसने लिखा है मैं उसको एज इट इज़ पहुँचाऊँ। मेरी ड्यूटी ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इसमें अपना रंग दे दूं और बोलूं कि किसी बहाने तो लोगों को सच मैं अपनी बात पे खुद कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि ये सच है। ये कहना है तो आप कांटा लगाएं और बाहर जाएं और जो आपको करना है करें। यूट्यूब चैनल खोल लें। ये कोई इनकलाबी का, ये जो हमारे अंदर एक सेल्फ राइचियसनेस है। इसमें साबिर शाकिर ने एक दफ़ा कहा था कि भाई अगर क्या कहा था एग्जैक्टली यार मैं भूल गया, बट इसी तरह था कि आपको अगर खबर ट्विस्ट भी करनी पड़े नेशनल इंटरेस्ट में
हाँ ना, तो आपको करना, ये सहाफ़ी का हक है, उसको करना चाहिए। अबे देखें ये थिन लाइन था भाई, ये थिन लाइन है, बताओ यार, ये थिन लाइन है, ये आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते कि आप अब ये जो साबिर शाकिर था और ARY था पूरा, ये एक पूरा सर्टन टाइम पीरियड ना नवाज शरीफ के बारे में जब खबर देते थे ना तो कहते थे मुजरिम नवाज शरीफ। मैंने उस टाइम तो जूम इन किया लोगों में, तो आर के बाद एक M भी लगाया हुआ था, नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, मुजरिम नवाज शरीफ, मुजरिम भैया, मुजरिम ठीक है, उसको कोर्ट से सजा हुई है, उसको नून लीग एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको जुडिशरी में बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, अभी केस चल रहा है ना, तुम जोर दे दे के लोगों के ज़हनों में बना, अभी 804 की दफ़ा भी फिर बोलो मुजरिम, कोर्ट से तो हुई हुई है सज़ा, अब तुम बाहर भाग के बैठ गए, अब तुमको जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज नज़र आने लग गए। तो जो पिछले जज थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे जज थे, वो कैसे इंसाफ के तकाज़ों पे पूरे उतर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो जो उसको मैं कह रहा था ना, इन्होंने अपनी गलतियों से भी नहीं सीखा, ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हमसे पहले गलती हुई। ये कह रहे हैं हम पहले भी ठीक थे, जब हम ये कहते थे ना कि यार हमने खबर दी और हमने पब्लिश की, हम तब भी ठीक थे और हम आज भी ठीक है। ये सेल्फ राइचियसनेस के बाद, ये सेल्फ इंटाइटलमेंट के बाद आप क्या ही किसी मतलब ऐसे बंदे का आप क्या, और आप यही अपने सुनने वाले में चीज़ ट्रांसमिट करते हो कि आप खुद पहले इस अपने एक सतही नॉलेज के साथ, जिसकी कोई ग्राउंड नहीं होती, जिसकी सपोर्ट में कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ क्लेम होता है कि ये हक और सच की आवाज़ है, ठीक है, और अमर बिल मारूफ तो फिर आपको हुक्म भी है, खुद ही आपने डिसाइड कर लिया कि आप अमर पे हैं, ठीक है, आपका काम ही यही है, बाकी तो सारे जो हैं वो बुराई के साथ हैं। यही आप अगले में ट्रांसमिट करते हो। उसको इतनी सी बात पता चलती है, वो घर में अपने माँ बाप से, अपने भाई से, सबसे लड़ने के लिए निकला होता है कि भाई मुझे पता चल चुकी है, मैं हक पे हूँ। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ट्रेजेडी है ना द पास्ट फ्यू ईयर्स, दैट नुआंस, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्जेशंस हैव बीन रिड्यूस्ड टू हक और बातिल। यस भाई क्यों आर्मी का फेक केस बनाकर नवाज शरीफ को हटाना गलत था? क्योंकि नवाज शरीफ चोर है। क्यों इमरान खान को लाना ठीक था? क्योंकि इमरान खान सच्चा है। तो अगर तो मैंने पूरी दुनिया इस फ्रेमवर्क से देखनी है कि एक आदमी ही बुरा है, अर्गो वो जो चीज़ करेगा वो बुरी है, और एक आदमी ही अच्छा है, अर्गो वो जो कुछ करेगा ये चीज़ अच्छी है, तो मुझे कभी सेंस नहीं बनेगा ना। मतलब अक्सर लोग आर्ग्यू करते हैं, अगर इमरान खान ने कुछ गलत किया होता तो इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ इद्दत केस ही मिला, तो ये तो यार लोग नाराज़ हो जाएंगे। बट आप ना एविडेंस दो, आप डिटेल्स दो, आप डॉक्यूमेंट्स दो। नीचे कोई कमेंट करता है कि यार चाची के गोटे होते तो वो चाचा होता। अबे भाई तो ये क्या हाइपोथेटिकल्स में घुसा हुआ है? अगर तो मैं आपको ये आर्ग्यू करूं कि अब नाम हटा दो, मेरी आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, वर्ल्ड बिलीफ ये है कि द एविडेंस आई नीड to prove that somebody is innocent and has never done anything wrong in their life is the fact that the establishment made a really flimsy nonsense case with no basis against them. क्योंकि तो अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग केस होता तो इतना घटिया केस नहीं बनाते उसके खिलाफ। द फैक्ट दैट इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ घटिया केस बनाए, मतलब उसने ज़िंदगी में कुछ और गलत नहीं किया होगा। अगर आप सबका ये बिलीफ है तो आप सब राना सनाउल्लाह की तस्वीर लगा दें, उस पर ड्रग्स का केस बना, घटिया तरीन, झूठा तरीन। अगर तो एक पेशी में नहीं साबित हुआ, एक पेशी में शहरियार आफरीदी अल्लाह की कसमें लेते थे, और फिर तो नवाज शरीफ काम में पे निकला गया जो केस ही नहीं था। तो फिर तो राना, अगर तो हम कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट ने घटिया केस, कमज़ोर केस बनाया है, तो इसका मतलब है उस आदमी ने यकीनन कुछ नहीं किया होगा। तो फिर राना सनाउल्लाह फरिश्ता है कि उसके खिलाफ इतना घटिया केस बनाया था आपने। जानबूझ के एस्टैब्लिशमेंट फ्लिम्जी केस बनाती है, बिकॉज़ ये केसेस होते हैं थ्रेड्स के बेटा। ये सिर्फ प्ले अराउंड करने के लिए, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उनको खुद इटसेल्फ कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम विद आर्ग्यूमेंट्स लाइक ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अबे मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ले डॉक्यूमेंट, ये ले न्यूज़, ये लिखा हुआ है, ये रिपोर्टेड है, ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ना कहा चाची चाचा क्यों नहीं है। अबे भाई नहीं है। 9th में जो है ना, इट वॉज ए इनसाइड जॉब, ये सब एस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया, ठीक है, और इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है पीटीआई के बंदे का। मुझे जब भी ये कोई कहता है ना
कि यार ये इनसाइड जॉब थी, मैं उसे सिर्फ ये कहता हूँ यार ये इनसाइड जॉब थी, आप एक दफ़ा खुल के गाली दें कि जो 9 मई में मुलव्विस था उसकी तो इनसाइड जॉब है ना, आप तो थे ही नहीं। नहीं, बट ये कितना इनसाइड घुस गए हैं। तो नहीं, आपको गाली देने में, मजम्मत करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है अगर आप थे ही नहीं? क्योंकि मजम्मत कर देंगे तो फिर मतलब ये निकलेगा कि 9 मई को यानी खान के लिए तो कोई नहीं निकला। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आप किस फैलेसीज में रह रहे हो, किस झूठ में जिंदा हो मेरे भाई, कि आपने ना वो होता है कि मैं ये बात होगी तो मैं ये जवाब दे दूंगा, ये बात होगी तो मैं ये जवाब दे दूंगा। एग्जैक्टली। नवाज शरीफ आया और डॉलर नीचे गिरा, ओ यार ये तो सारी मार्केट खुद ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो अब वो आया और अब उसे डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब ये तो हमेशा के चोर है, इन्होंने तो हम, मतलब कोई तो रीजन दे दो ना कि जब वो अच्छा भी कर रहे होते हैं या कोई वो भी निकल रही होती है। मैं इसलिए कहता हूँ अच्छा 9 में भी इनसाइड जॉब है, फलाना है फलाना है फलाना है, आपने उसकी तनकीद भी नहीं करनी। अच्छा, मदाखलत है, साजिश और मदाखलत, साजिश और मदाखलत का बयान कितना सामने सुना। सर जो है ना दीवारों में मारने का दिल चाहता है। आप आज यूएस हाउस से एक रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, उस टाइम आर्ग्यू होता था मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई ना, मदाखलत साबित होना साजिश है, वाह वाह हम बोलते थे। आर्ग्यूमेंट दिया है बंदे ने, बताओ यार कोई रीजन नहीं। तो आपने सिर्फ अपना पॉइंट करना है। एक और चीज़ भी नहीं मुझे समझ आती, ये आप शायद मुझे क्लियर कर दें। जी सर। इलेक्शन की रात हम सब टीवी देख रहे थे सर। अगर मैं 9 में एक और बात कह सकूं जो शायद आई थिंक मैंने इस तरह फ्रेज नहीं की, लोग कहते हैं भाई ये लोग गए कैंट पे, इनको जाने क्यों दिया। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्ज़ा असलम बेग की ग्रैंड डॉटर खदीजा शाह एंड खदीजा शाह टाइप के लोग, एक लाहौर एलीट सोसाइटी का हिस्सा, वो रोड पर है। ऑल्टरनेटिव देख लें, ठीक है, अगर तो इनसाइड जॉब होती तो पूरे पाकिस्तान में होती, मैं वही आर्ग्यू कर रहा हूँ अगर होता तो, बट क्वेटा में गोलियां चलाई ना, मारा ना लोगों को, सड़कों पे लाशें थी, पीटीआई ने उनका नाम में घुसने भी नहीं दिया, पीटीआई ने वहाँ नाम नहीं लिया, क्योंकि पता है बलोच रिस्की है। एफसी ने मारा ना उधर सवात, वो जो मोटर पास एक्सचेंज है उसके पास, गोलियां चलाई ना। अब इसका ऑल्टरनेटिव देखें कि ये लोग गए कोर कमांडर हाउस, इन्होंने बोला आप लोगों ने आगे नहीं आना, इन्होंने बोला हम तो जाएंगे, आगे से चलिए गोलियां। अब पीटीआई की लीडरशिप, यास्मीन राशिद, सनम, इमरान खान का भांजा, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भतीजी, ग्रैंड डॉटर, खुदा ना खास्ता गोलियां इन सबको लग गई। नाउ इमेजिन द न्यूज़ ऑन टीवी कि लाहौर पुरअमन मुजाहिरीन पर, और मुजाहिरीन कौन, आप और मैं, बलोच नहीं जिसकी किसी को परवाह नहीं हो, पीटीएम पे हेलीकॉप्टर फायरिंग चला दे, आप जाके नेशनल असेंबली में बोल देंगे टेररिस्ट है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपके और मेरे जैसे लोग जो हमारी शक्लों वाले हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, एचएसएन के हैं, जीएस के हैं, ग्रामर के हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, आप उनके लॉन के कपड़े पहनते हैं, उसकी लाश पड़ी हुई है लाहौर मेन मॉल रोड पे, क्योंकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी, और ऐसे 30 लोग हैं। तब मुल्क में आना था रेवोल्यूशन। तो इस क्राउड पे ना आर्मी के पास ऑप्शन नहीं है गोली चलाने का। ये आर्गुमेंट देना ना कि उन्होंने हमें रोका क्यों नहीं ठीक है, अच्छा आपको कोई रोकेगा नहीं, आप आग लगा दोगे। पहले तो मुझे ये बताओ ना, आप पुरअमन मुजाहिरीन थे। एंड देन अदील भाई जो वो है लाहौर का जो कोर का, वो घर में था, उसकी फैमिली घर में थी, वीडियोस आई हैं, वो माफ बोल रहा है भाई यार मुझे जाने दो, उसके बच्चे पीछे छुप रहे हैं। तो ये बड़ी कोई अमेजिंग फिनोमिनल स्टेजिंग की है कि उनको पता था मॉब आएगा, घुसेगा, जलाएगा, लेकिन इसके बच्चे नहीं मारेगा। इतना कंट्रोल था, इतना उनको पता था ना कि यार ये कंट्रोल्ड होगा। साथ ही साथ इमरान खान का भांजा भी आईएसआई के लिए काम कर रहा था, उसने तो पैंटे खोली हैं, तो वो भी एक आईएसआई ने स्टेज करने के लिए उसको भी इस्तेमाल किया। बताओ यार, सिर्फ जो इंसान बोल रहा है ना उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम प्रोटेस्ट करने गए थे, ठीक है, हम में कुछ लोग थे, हम नहीं थे, हम सड़क पे निकले, कोई और शामिल हो गया और उसने जलाओ घेराव कर दिया, या तो आप ये कहें हम नहीं थे, जो थे उनको पकड़ें और सज़ा दे दें, फेयर इनफ, आर्गुमेंट ख़त्म। आप कहते नहीं स्टेज था, ये साबित कैसे करेंगे? वो स्टेज था तो आपको घर से कौन लाया था?
आपको रास्ता, पहले तो मुझे ये समझाएं कि अगर ये स्टेज था, आज तक पाकिस्तान की तारीख में प्रोटेस्ट हुआ है प्रेस क्लब के सामने, प्रोटेस्ट हुआ है असेंबली के सामने, प्रोटेस्ट हुआ है कमिश्नर के ऑफिस के सामने, प्रोटेस्ट हुआ है जुडिशरी के सामने। ये कोर कमांडर हाउस के घर जाने का रास्ता आपको किसने दिखाया कि वहां चल के प्रोटेस्ट करते? सो द आर्गुमेंट इज, जो हमें रोका क्यों नहीं? ठीक है कि हम सारे गए गाड़ियां लेकर, मुनज़्ज़म होकर, प्लान बनाकर कोर कमांडर हाउस। जब हम गए तो पहले से वहाँ 30 एक्टर बैठे हुए थे ISI के ट्रेंड। सर बैठे होंगे। वो एक्टर ने सब कुछ जला दिया। फिर हम जस्ट लाइक कुछ कहीं से ताने बाने, कुछ सेंस ही नहीं बन सकती इन आर्गुमेंट्स की। इंटेंशन क्या थी कोर कमांडर के घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करने की? सिर्फ पहले मुझे ये समझाए। कर रहे भी थे तो बोलते कि यार हम नहीं जाएंगे अंदर, आप अपनी एक सर नहीं, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके करने के क्या काम है। आपका काम है माल रोड बंद करें, बस खत्म होगी बात। 50 साल से यही, 60 साल से यही हो रहा है ना। मतलब ये हरकत, वो जो 50 साल से लड़ाई कर रहे हैं, कभी आपने सुना कि बलोच कोर कमांडर हाउस में घुस गया? तो इमरान खान रेड लाइन भी तो है ना सर, रेड लाइन, वाइट लाइन थी, रेड लाइन। अगर फिर वही बात है, अगर रेड लाइन थी और आप गए थे तो फिर स्टेज्ड क्या है? आप किन से आर्ग्यू कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंसान जो बोलता है उसको खुद बोलने से पहले एक दफ़ा सोचे कि यार ये कोई ना 2 दूनी 2 4 का आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि तो आपने ये बोला है तो मैं आगे से ये कह देता हूँ, फिर ये होगा, ये नहीं है बदोबदी। ठीक है, ये वो वाली बहस नहीं होती है। और आप हमें उससे भी कोई मसला नहीं है। आपका जो भी बिलीफ है आप रखें, आपकी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिस भी लीडर को आपने सपोर्ट करना है, कंप्लीटली फाइन। लेकिन आप किसी एक की बेस पे इतने हार्डकोर हो गए हैं, ठीक है, कि आप फैक्ट्स को डिनाई कर रहे हैं। अब वो एक शोखा छोड़ा हुआ है उन्होंने मार्केट में, गंडापुर, ठीक है, वो रोज टीवी पे आता है, वो रोज तड़ियां लगाता है। ये इटसेल्फ एक माइंडसेट का आपको पता देता है कि सर आपको ना तो तरक्की से दिलचस्पी है, ना आपको पॉलिसी मेकिंग से दिलचस्पी है, ना आपको गरीब के मसाइल से दिलचस्पी है। आपको अच्छा लगता है वो बंदा जो वो बात करे जिस पे उसने पूरा भी नहीं उतरना। सर 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में PTI आई है, 2024 चल रहा है, 12वां साल है। पिछले 2 साल में एक शो हुआ है कि हमने 12 साल में शक्ल बदल दी है खैबर पख्तूनख्वा की। ये हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये हमने किया है, ये आप करेंगे तो हम वोट देंगे। नहीं, जिन बेसिस पे वोट मांगना चाहिए, दिखाना चाहिए, PMLN इस बात पे रोती है ना, हमने 2013 से 17 जो किया था। अबे आप उनसे डिसएग्री करें कि यार मुझे नहीं लगता रोड बनाने चाहिए थे, मुझे लगता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, आप एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट वो आपको कुछ दिखा तो सकते हैं ना, टेंजिबल, ये देख है क्या यार आप दिखाओ। नहीं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि ख़ास तौर पे ना पंजाब के अंदर ये जहर ज़्यादा एक फैलाया गया। जो KP का वोटर है ना, वो सिंध और पंजाब के वोटर की तरह नहीं है। जो KP का वोटर है ना, वो देखता है काम हुआ है तो ठीक है, नहीं तो वो उठा के बाहर फेंकता है। ओके, ये हमने आर्गुमेंट सुना। कैसे? 2002 में KP के वोटर ने वोट दिया है जमीयत उलमा इस्लाम को, MMA को, ठीक है, MMA को, सही नहीं है, JUIF लेड MMA जी। 2007, अच्छा जे MMA का चार्टर है मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना। ये 2002 के इलेक्शन का मैं आपको बता रहा हूँ। 2008 के इलेक्शन में KP ने वोट दिया है ANP को। उनका चार्टर क्या है जी? वो एक सेकुलर नेशनलिस्ट पार्टी है। 2013 में KP के वोटर ने वोट दिया है PTI को, जो एक सेंटर फेडरेशनल पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। यार आपने कभी सोचा कि KP के वोटर के साथ हो क्या रहा है? पूरी की पूरी पॉपुलेशन 4 साल में रिलीजियस से सेकुलर कैसे हो सकती है?
2013 के इलेक्शन में आपने देखा था एएनपी पे कितने बॉम्ब फटे, आपने पूरी की पूरी लीडरशिप मार दी, मर्डर कर दिए, बॉम्ब फाड़ दिए। ये फिर भी जो वोटर है, मिसाल मैं कहता हूँ मैं जाके वोट देता हूँ मौलवी को, क्योंकि मुझे इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना है, मुझे मौलवी ने नहीं डिलीवर किया, तो मैं अगले इलेक्शन में एक सेकुलर पार्टी को थोड़ी वोट दूंगा भाई। आप बोले मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, मुझे मेरे बच्चों में पेट में नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी, ठीक है, द पॉसिबिलिटी। नहीं सर, पॉसिबिलिटी सर, आप आइडियोलॉजिकली चेंज कैसे हो सकते हो? पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट कर सकती है ना फॉर अ वोटर के यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आप मजहबी हो, आप सेक्युलर हो, आप जो मेरा रोड बना हो, मेरा घर साफ हो, मेरे बच्चों को खाना मिल रहा हो, मैं वोट दे दूंगा। नहीं, ये उन तीनों का प्रॉमिस नहीं है ना। देखिए एमएमए आपसे रोड बनाने की, हेल्थ रिफॉर्म्स लाने की बात ही नहीं कर रही, एमएमए आपसे कह रही है हम आपको इस्लामी निज़ाम ला के देंगे। दिल भाई एक मुशर्रफ के अंडर इलेक्शन में किसने क्या वोट दिया, अब इस पे अवाम की राय तो नहीं हुई ना? नहीं हुई। हाँ नहीं, इसका मतलब है कि ये एक चोरी का मैंडेट था। बिल्कुल था, ठीक है ना जी, जो एमएमए को दिया गया केपी को बर्बाद करने के लिए, मैंडेट चोरी हुआ। उसके बाद वहाँ एएनपी को मैंडेट मिला, जैसे ही वो मिलिट्री की वो थोड़ी सी कमज़ोर हुई है ग्रिप उसके ऊपर से, आपने देखा एएनपी ने ले लिया, मैंडेट ले लिया। 2013 में आते आते वो मैंडेट पीटीआई पे शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, आप टीटीपी को भी तो देखे ना 2013 में। नहीं मैं ये आप लोग सर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ मैंडेट चोरी हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, और वो मैंडेट चोरी सिर्फ फॉर्म 45 और 47 से नहीं होता, मैंडेट चोरी इस बड़े अजीब तरीके से होता है कि आप एक पूरे प्रोविंस की सोच कैसे बदल सकती है 4 साल के अंदर बगैर किसी रीजन के, और उसको आप एग्जाम्पल बना रहे हो हम पर, हो तुम लोगों को तो पता नहीं, तुम लोग तो 35 साल से। ओ भाई वो 35 साल बताते हैं ना, वो दुनिया में ऐसे होता है, कंजर्वेटिव होती है, एक लिबरल पार्टी होती है, एक डेमोक्रेट होते हैं, एक रिपब्लिकन होते हैं। इस तरह तो मेरे ख्याल से सबसे फिर अक्लमंद वोटर बलूचिस्तान का है कि ना सिर्फ दूसरी पार्टी को वोट देता है, जो पहले पार्टी थी वो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, फिर एक नई पार्टी इन्वेंट होती है, फिर वो आती है। तो बलूचिस्तान में तो फिर सबसे अच्छे इलेक्शन होने लगे हैं, बलूचिस्तान में सबसे हर दफा नए लोगों को चांस दे रहे हैं वो, जबकि लोग तो वही हैं। ठीक है, लोग तो वही हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट देना कि यार वो लोग ना बड़ा, आपको पता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक बंदे से मेरी बात हुई, और ये अब मैं कह सकता हूँ कि ये सोच एक पंजाबी के जहन से ही आ सकती है, हम अफसोस की बात है, लेकिन मैंने ना उसे ऐसे पूछा, वो कहता है सर तीसरी दफ़ा पीटीआई को केपी के वालों ने वोट दिया है, कोई तो वजह होगी ना। मैंने कहा 35 साल से ना पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट पड़ रहा है, और सर अब आप सिंधी का और पठान का तो मुकाबला, ये लिटरल, ये आम लोगों की, अब आप ऐसे ना करें ना, उस सिंध वाले तो साईं ये इमेज देते हैं ना कि ये 35 साल से वोट दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये शख्सियत परस्त हैं, ये मुरूसी सियासत पे यकीन रखते हैं, इनका कोई सेंस नहीं है। वो 12 साल से जो वोट दे रहे हैं ना, उसकी रीज़न है सर, और ये रीज़न फैलाता कौन है? ये मीडिया में बैठे हुए लोग फैलाते हैं ना। यही आपके मुंह में आके, अपने वोटर के मुंह में आके जुमले देते हैं ना कि जब तुमसे कोई पूछे तो इस तरह की वाहियात बात उसके साथ कर देना। सर क्योंकि हमारा जो मीडिया है और वो डोमिनेटेड है कराची से और नॉर्थ पंजाब से, पंजाबी कराची, तो हम इनको तो लगता है ना कि सिंधी सबसे चूतिया है। नहीं मैं एज अ सिंधी ये कह रहा हूँ, तो सिंधियों की जब तजलील की जाती है, उनको जलील किया जाता है, किसी को परवाह भी नहीं पड़ती। ठीक है, साहिल अदीम ने क्या कहा कि सिंधियाँ जो हैं वो अपनी बेटी दे देते हैं चौधरी को कि यार पहली रात आपकी है। ये बात साहिल अदीम बोलता है ना पंजाबियों के बारे में। सर पंजाबी ये पठान के बारे में बोल के दिखाया, बोलना बोल ये तू, और फिर जाके पेशावर में तू बोल। ठीक है, खान साहब आके क्या बोलते हैं, पंजाबी और सिंधी लड़ जाते हैं, इनकी तो कोई ही नहीं लड़ने की था। ठीक है, आप आते हो, आप बोलते हो जिंदा लाशें हैं, आप आके बोलते हो गुलाम हैं, ये हैं वो हैं, जलील पे जलील हो जाते हैं। जो आप कह रहे हैं कि हमारे वीडियो बनाई अपॉलॉजी, ये वीडियो क्यों नहीं बनाई कि अनवर मकसूद साहब ने सिंधियों की जो तजलील करके एक वीडियो बनाई थी, उल्लू का पट्ठा दिखाया था उन लोगों को। पूछे ना सवाल यार, ये गलत था, ये सही था, क्यों किया था ये? क्यों जाकर कहते हैं कि यार पहले इल्मी ये मेयार था कि लोग फारसी बोलते थे, आज सिंधी बोलते थे? इस पे क्यों नहीं ऑफेंड हो रहे? मैं अगर जाकर बोलूँ यार इल्मी ये मेयार था कि पहले तो लोग फारसी बोलते थे, अब ये उर्दू बोल रहे हैं,
ऑफेंड हो जाएंगे ना लोग कि आपने उर्दू ज़बान की तजलील की, शायद अपोलोजाइज। वो ज़बान नहीं है, वो इंसान के बच्चे नहीं हैं। तो फॉर सम रीज़न हम सिंधियों को समझते हैं कि यार ये लोग ना एक लेवल नीचे हैं, मेंटली भी नीचे हैं, फिजिकली भी नीचे हैं, मार्शल रेस भी नहीं है, कॉलोनियल आइडियाज आपने इंटरनलाइज किए हैं। रिलीजन वाइज भी सही लोग नहीं है ना, हिंदू थे ना पहले। हाँ। जिस तरह बंगालियों के बारे में बोला जाता था, हिंदुओं से करीब है ना बंगाली, उसी तरह सिंधियों के बारे में भी अब इसी तरह की राय। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये सिंधी बड़े जाहिल हैं, पहले जब आए तो कुछ इन्होंने खुद पढ़े लिखे इनके लोग, क्योंकि आपने मार दिए, क्योंकि सिंध में हिंदू थे, कराची जो था वो एक शहर, आप माने ना माने, आप अपनी झूठी कहानियाँ बताना शुरू कर दें। जब इजराइल कहता है कि फ़लस्तीन में कुछ नहीं था, हमने आके बनाया, आपको नज़र आता है वो झूठ थे, लेकिन लोग आकर बोलते हैं कि भाई कराची में कुछ नहीं था, क्योंकि सर जो हिंदू थे, जो फ़ारसी थे, जिन्होंने शहर बनाया था, आपने उनका कत्ल करके उनको भगाकर उनकी नौकरियाँ ले ली। एक कल्चरल एलीट का एक्सोडस हुआ है इधर से। सिंधी में आज भी पूरे पाकिस्तान में जहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जाता है, मैं नहीं कह रहा सिंध परफेक्ट है, सिंध बहुत आगे है आप लोगों से इन टर्म्स ऑफ देयर एरियाज इन सिंध जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। मैंने एक है मेरे दोस्त, उनसे मैंने पूछा, पार्लियामेंट के मेंबर है ना, और क्या चाहिए सर। मैंने उनसे पूछा कि यार आपका मुझे ज़रा बताएं, आप हिंदू हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेशन, बोलते हैं यार ये तो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं जिस शहर में बड़ा हुआ हम तो मेजॉरिटी में थे, मैं तो मैं कौन सी डिस्क्रिमिनेशन मुझे फेस करनी पड़ी है। तो जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको बुरी लगती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप उधर अपनी पार्टीज़, अपनी बनाई हुई पार्टीज़ JUIF जैसी, उनको जा के बोलते हैं मदरसे खोलो, मदरसे खोलो, और ये एजेंडा ना इन लोगों को फीड करो, इनको इस तरह का बनाओ। फिर आप इन लोगों की तजलील करते हैं, फिर आप उन लोगों को रिसोर्सेज नहीं देते। जब आप बोलते हैं कि यार सिंध में जाओ, गुर्बत है, पीपी को चलें, दें आप पीपी को गालियाँ, बिल्कुल दें आप पीपी को गालियाँ, फिर ज़रा ये भी बोलने ना कि रिसोर्सेज देनी चाहिए। अगर तो कहते में बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो फिर आप ये भी बोले ना कि यार ये जो शक्कर पर आज से पहले पानी रोक लिया जाता है, वो भी दिया जाए उनको, कि वो प्यासे ना मरे बच्चे। पूरा जो सिंध है वो अंडर वाटर था, लोग महीनों तक जो है वो घर नहीं था उनके पास, पानी में थे, कैंप्स में रह रहे थे। पूरे मुल्क के कोई जूँ भी उनको क्या होता है मुहावरा, रिंगी गई, व्हाट आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट मुहावरा है, बट इट डिड नॉट मैटर टू एनीबडी एल्स, राइट? एवरीबडी वाज कंसर्न तोशा खाना में क्या हो रहा है। नॉनसेंस पॉलिटिकल सर्कस आपको देखना होता है। दूसरी कम्युनिटीज़ को आप कम्युनिटी समझते नहीं हैं, अपनी आपको हर चीज़ तजलील लगती है। फिर आप आकर, क्योंकि आपने ना तारीख पढ़ी है, ना आप जानते हैं, और आप एक कम्युनिटी को कुत्तों जैसा समझते हैं, आप इस तरह की बातें कर सकते हैं कि पंजाबी और सिंधी तो भाई लेट जाते हैं, जो भी आते हैं इनकी लड़ने की तारीख ही नहीं है। ये तो खैर एक, हाँ, एक ऑफ कोर्स बकवास बात है ही। एक तो लड़ने का भी नहीं मुझे समझ आती ना, इन्वेजन नहीं होता लड़ना, सर वो पहली बात, ठीक है। सर इनके जो माई बाप है ना, ब्रिटिश गोरी चमड़ी जिसको हमने चाट रहे हैं, उन्होंने इनको बोल दिया मार्शल रेस, उन्होंने इनको बिल्कुल बोल दिया, और बस ये वो पकड़ के बैठ गए कि मेरे सरकार ने मुझे बोला तू अच्छा है, बस खत्म। आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें, पसमानदगी में ना सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मैंने सिंध थोड़ा सा देखा है, बलूचिस्तान मैंने ज़्यादा देखा है, सो आई हैव एन आइडिया कि यार बहुत पसमानदगी है, बहुत गुर्बत है, बहुत मसाइल हैं। लेकिन अपना वतन छोड़ने का रेशो सबसे ज़्यादा KP, पंजाब और कश्मीर में है। सिंधी तो हिलता भी नहीं है जगह से। हिंदू नहीं जाते, हिंदुओं को जाकर बोलते हैं आपके भैया आपके मुल्क के मुसलमान हैं, तो हम क्यों जाएं? ठीक है, तो हमारी धरती है, हमारी माँ है, धरती है ना। बताओ बलोच का भी क्या नहीं हुआ उसके खित्ते में, हिलता नहीं है वो जगह से, वो वहीं बैठे, उसी पहाड़ पे बैठा, उसी झोंपड़ी में रह रहा जहाँ वो रह रहा था। आपको तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, दरिया है, नज़ारे हैं। भाई KP में गुर्बत है तो लोग उतर के नीचे लाहौर आते हैं ना, कराची तक आते। किसी को क्या पड़ी है कि सवात और मर्दान से उठ के अपने इतने खूबसूरत इलाके को छोड़ के, इतने प्यारे मौसम को छोड़ के, अपने इतने खूबसूरत कल्चर को छोड़ के, अपनी इतनी अच्छी सोसाइटी को, सिविलाइजेशन को छोड़ के वो कराची की अर्बन लाइफ में आके जो रुल रहा है, बिल्कुल कोई रीज़न होगी ना। वो रीज़न है गुर्बत, वो रीज़न है वहाँ का समाज। वहाँ पे ये ओपननेस नहीं है
कि आप इतना खुल के कारोबार कर सकें, खुल के बात कर सकें, खुल के तालीम हासिल कर सकें। वहाँ पे मसाइल हैं, वो घुटन है जिसकी वजह से लोग नीचे उतरते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आते हैं। कोई सवात से आता है, कोई 4 सद्दे से आता है, कोई सवाबी से आता है, कराची में आते मेहनत करते, सिंध में आते, लाहौर में आते मेहनत करते। हम ये मान रहे, आप भी तो माने ना भाई। अगर कोई अपना घर छोड़ के आ रहा है ना, तो उसके घर में मसला है, उसको आप आइडियल प्रेजेंट करते हो। क्यों आइडियल प्रेजेंट करते हो? क्योंकि हमारी स्टेट की पॉलिसी है लोकल की तजलील। लोकल से मुराद ये है कि जो सबसे कदीम बाशिंदा होगा, और सिंधी का मसला ये है, मैंने अपने बचपन में देखा है, हम खुद इन नज़रियात के कायल रहे। हम कहते थे यार ये सिंधी को क्या मसला है पाकिस्तान से? इतनी खूबसूरत आइडेंटिटी है पाकिस्तान की आइडेंटिटी, ये उसके ऊपर अपनी सिंधी आइडेंटिटी को चढ़ाने की कोशिश करता है। नेशनल गेम्स में आते हैं, ट्रैक सूट के ऊपर सिंधी टोपी पहन लेते हैं। ये कोई बात है? बलोच नॉर्मल है, पठान नॉर्मल है, पंजाबी नॉर्मल है, उर्दू बोलने वाले नॉर्मल है, कश्मीरी नॉर्मल है, सिंधी को कुछ ज़्यादा है। हॉस्टल में 4 सिंधी बैठे होंगे, अपनी ज़बान में बात करनी शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम, हमें जो चीज़ प्रॉब्लम लग रही है, ये आम दुनिया में एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो पॉजिटिव। ठीक है, आपको अपनी मुल्क का, अपने इलाके का बंदा मिलता है, आप दस्ती उसके साथ अपनी ज़बान में बात करते हो, ठीक है, आप उसके साथ फ़ौरन कनेक्ट करते हो। यही तो प्राइड होता है, यही तो अटैचमेंट है, और क्या है? आपने अपने, मतलब अगर आपको भाई अपनी माँ बोली से प्यार नहीं है, आपको अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन से प्यार नहीं है, आप उसको छोड़ के कोई और लेना चाहते हो आइडेंटिटी, तो आप ले लो। जो नहीं ले रहा है उसकी तजलील इसलिए कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं छोड़ के आ रहा, ये भी तो इधर आए ना भाई। उसका दिमाग खराब है कि वो एक इन्फीरियर उसके अंदर आए। अगर हमें एक तो बिल्कुल क्लियरली पाकिस्तानियों को एक बात बतानी चाहिए, हम एक कौम नहीं है, खुदा के लिए ये झूठ बोलना बंद कर दें। टेक्निकली एक कौम नहीं है ना, हम एक फेडरेशन है, हम कौमें हैं, नेशन ऑफ नेशंस। हाँ, मतलब हम कौमें हैं, हम इकट्ठी रह रही हैं, हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, पीस के साथ चलते हैं। अच्छा भाई ठीक है, आपकी आबादी इतनी है, आपके इतने रिसोर्सेज है, आपके पास समंदर है, मेरे पास गंदम है, हम इस तरीके का एग्रीमेंट करके चल रहे हैं। ये हमारी आइडेंटिटी को, हमारी हिस्ट्री को इकट्ठा नहीं करता। ये फ़र्क लोगों को बताएं। 400-500 साल बाद बन जाएंगे आप एक कौम, अगर आप इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे तमीज़ से चलते रहे कि आपकी शादियां हो गई, आपने ट्रैवल कर लिया, लोग ऊपर से नीचे आते रहे, तो फिर आप एक बन जाएंगे। या तो आप अपने आप को रीजन से जोड़ें, किसी बड़ी आइडेंटिटी से जोड़ें। आप कहें यार हम इंडस है, जो भी सिंध के इस पार और उस पार रह रहा है वो एक है, आप कह दें। आपने ये भी नहीं कहना, आपने वो भी नहीं कहना, आपने एक आइडेंटिटी निकालनी है। उस आइडेंटिटी के सारे हीरोज़ किसी और रीजन से लेके आने, उसकी लैंग्वेज कहीं और से लेके आनी, उसका लिटरेचर कहीं और से लेके आना, हिस्ट्री कहीं और से। पाकिस्तान हिस्ट्री क्या है? अलीगढ़, मुग़ल, दिल्ली, आगरा, जो पाकिस्तान स्टडीज़ में जो आपको पढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान रीजन में नहीं है।